सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, बेहतरीन शानदार जबरदस्त ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नंबर 3 है। हमारे 45 दिन 45 मैराथन की क्लास नंबर 3 है। आज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे और कल से हमारा एक नया चैप्टर होगा, बहुत ही खूबसूरत सा एक चैप्टर होगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए, आ जाइए लाइव, वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और फिर शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार सी क्लास की। और क्लास शुरू करने से पहले जब तक बाकी बच्चे आते हैं, सो अगेन मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये जो मैराथन है ये एसएससी 2025 के सारे एग्जाम्स के लिए है। वेदर इट इज एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट या स्टेनोग्राफर, जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उस हर एक एग्जाम के लिए ये मैराथन्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। आपने सिलेबस कर लिया है या आपने सिलेबस नहीं किया है, आपको प्रैक्टिस की कमी लगती है या आपको रिवीजन की कमी लगती है, रूल्स याद रह जाते हैं लेकिन जो अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके अलावा कई बार रूल्स याद ही नहीं रह पा रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपको लगता है तो आपके लिए इससे बढ़िया सीरीज कोई है नहीं। तो फटाफट से इस सीरीज को आपको ज्वाइन कर लेना है। और इस सीरीज के साथ साथ में हम आपको और भी कुछ खास देने वाले हैं। तो आज की क्लास में आपके लिए बहुत खास गिफ्ट भी रिवील करेंगे। तो पूरी क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत कुछ है। तो 45 दिन 45 मैराथन डे 3 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 3 है और ये हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आखिरी क्लास होगी। तो भाई जल्दी से लाइक और शेयर करके जुड़ जाइएगा क्लास के अंदर, ठीक है? चलो भाई, क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या किया था और पिछली 2 क्लासेस के अंदर जो भी हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो पूरा मैं आपको बता देता हूं। इस तरीके से आपकी पिछली 2 क्लासेस रिवाइज भी हो जाएंगी और आपको आइडिया भी रहेगा कि हम कितना पढ़ चुके हैं, कितना बाकी है। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि सेपरेटेड सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब जब अलग अलग होते हैं तो किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करते हैं। सामान्यतः आपका सब्जेक्ट और वर्ब को अलग अलग करने के लिए सेंटेंस के बीच में कुछ प्रीपोजिशंस और उसके ऑब्जेक्ट या कुछ रिलेटिव क्लॉज या पार्टिसिपल्स वगैरह डाले जाते हैं, जिससे सब्जेक्ट दूर दिखता है और वर्ब आपकी और भी दूर दिखती है। तो पहला काम ये होता है। दूसरी चीज क्या करते हैं कि तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ब आपको आइडेंटिफाई कर लेनी है कि कौन सी है, ठीक है? इस पर कुछ कुछ क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपको फायदा रहेगा। दूसरा जो हमने पॉइंट आपको कराया था वो था टू नाउन्स जॉइंड बाई फ्रेजेस लाइक अलोंग विथ, एज वेल एज, टुगेदर विथ, ईटीसी। जब इस तरीके के फ्रेजेस से 2 नाउन को जोड़ा जाता है तो जो वर्ब होता है वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आता है, ना कि दूसरे वाले। जैसे कि द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, तो जो वर्ब आएगी वो टीचर के हिसाब से आएगी, ना कि स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं कह सकता हूं माई सिस्टर एज वेल एज हर फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि जो वर्ब आएगी वो माई सिस्टर के हिसाब से आएगी, ना कि हर फ्रेंड्स के हिसाब से। ऐसे ही हम कह सकते हैं द टीचर अलोंग विथ द प्रिंसिपल या द स्टूडेंट्स, तो अलोंग विथ आ जाए, एज वेल आ जाए, टुगेदर विथ आ जाए। इन सबके केस में जो पहले वाला नाउन होता है उसके हिसाब से आपको वर्ब लगानी होती है, ना कि बाद वाले के, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तीसरा जो पॉइंट है आपका वो था कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे कि एवरीवन, एनीवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये जितने भी थिंग वाले, वन वाले और बॉडी वाले शब्द होते हैं ये सब अपने आप में सिंगुलर होते हैं और इसीलिए इनके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और उनके लिए अगर कोई पॉजेसिव केस आता है तो वो भी सिंगुलर रहता है, ठीक है? इसके बाद में मोर देन वन जो आपका होता है, मोर देन वन के साथ में हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये भी आपको बताया था। मोर देन बॉय, मोर देन गर्ल, मोर देन वन बॉय, मोर देन वन गर्ल, मोर देन वन बुक। तो हम कह सकते हैं मोर देन वन बुक इज नेसेसरी, एक से ज्यादा बुक की जरूरत है, तो बुक्स नहीं लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, ठीक है? इसके बाद में हमारा एक पॉइंट था डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सप्रेशंस, जैसे कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ। ये जितने भी आपके एक्सप्रेशंस होते हैं इनके साथ में आपको ध्यान रखना है कि नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब आपकी सिंगुलर आती है। और इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ाते हुए मैंने आपको 2 एक्सप्रेशंस पढ़ाए थे। एक था अ नंबर ऑफ, जिसका मतलब होता है मैनी, इसके साथ प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब आती है। और एक दूसरा था आपका द नंबर ऑफ, जिसके साथ में हमेशा प्लूरल नाउन बट सिंगुलर वर्ब आती है। अ नंबर ऑफ का मतलब मैनी होता है और द नंबर ऑफ का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका संख्या, किसी चीज की संख्या बताने के लिए।
ऐसे ही जैसे संख्या बतानी है तो द नंबर ऑफ लिखते हैं, लेकिन अगर किसी चीज का अमाउंट हमें बताना हो तो हम द अमाउंट ऑफ लिखते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक एक्सप्रेशन आपका और आ जाता है, अ ग्रेट डील ऑफ, यानी कि डील ऑफ समथिंग। डील ऑफ का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं, इसीलिए अगर डील ऑफ वाला एक्सप्रेशन आपका आ रखा होगा तो ऐसे केस में आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है, ना कि प्लूरल। क्लियर है यहां तक? आगे यूसेज ऑफ फ्रैक्शंस, उसके बाद में हमने आपको अगला बताया था, जैसे कि आपका हो गया 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ। इसके अलावा आपका कोई परसेंटेज आ जाए, 50% ऑफ, 20% ऑफ। इसके अलावा आपका सम ऑफ आ जाए, ऑल ऑफ हो जाए, हाफ ऑफ आ जाए। इसके अलावा आपका लाइक प्लेंटी ऑफ आ जाए, लॉट्स ऑफ आ जाए, या अ लॉट ऑफ आ जाए। ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं कि इनके साथ जिस प्रकार का नाउन आएगा उसी प्रकार का वर्ब आएगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर नाउन आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो ये ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं। इसके बाद में आपका 7वां पॉइंट था को-रिलेटिव कंजंक्शंस। को-रिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो ईदर के साथ और का पेयर, या तो ये सेंस होता है। नीदर के साथ नॉर का पेयर, ना तो ये ना ही ये। तीसरा होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, जिसका मतलब होता है ये भी और ये भी, ना सिर्फ ये बल्कि में ये भी। ऐसे केस में अगर इनसे दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो वर्ब उस सब्जेक्ट के हिसाब से आती है जो सब्जेक्ट उसके पास में हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले वाला या दूसरे वाला, वर्ब जिस भी सब्जेक्ट के पास में होगी उसके हिसाब से आती है। और लास्ट हमने जो कल कंप्लीट करा था वो था यूजिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। कई बार कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस, हम ऐसे सेंटेंसेस हमें दिखाई देते हैं जहां पे वर्ब पहले आ जाती है और सब्जेक्ट आपका बाद में आता है। जैसे देयर वाला हो गया, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, तो अ लॉट ऑफ पीपल सब्जेक्ट है, आर वर्ब है, आर पहले आ गया, अ लॉट ऑफ पीपल बाद में। कई बार सेंटेंस के शुरू में एडजेक्टिव आ जाएगा, जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल कराया था कि ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो फिर आगे वर्ब आ जाएगी। तो ऑल्सो प्रेजेंट आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, और एट द मीटिंग आपका उसका प्लेस बता रहा है। फिर आगे जैसा सब्जेक्ट लिखोगे, तो अगर आपने प्लूरल लिखना है तो आप लिखोगे ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग वर 3 पीपल, डैश डैश डैश, जो भी उनके नाम है। अगर एक लिखना है तो ऑल्सो प्रेजेंट एट द मीटिंग वॉज राधिका। तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि सब्जेक्ट बाद में रह जाता है और वर्ब पहले आती है। नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा हमसे क्या कहता है कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर आपकी वर्ब आएगी। तो ये वो वाला पार्ट है जो मैंने आपको अब तक कवर करा दिया है और आपको फटाफट से क्विक रिवीजन भी दे दिया है। अगर आपको ये क्विक रिवीजन अच्छा लगा है तो एक बार थम्स अप करके भाई लाइक करके बता देंगे कि सर जी ये चीज हमको अच्छी लगी। हाँ, एक जो कमेंट बड़ा फ्रीक्वेंटली सामने दिखाई दे रहा है वो है प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस कहां से करें। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ एकदम जबरदस्त सीखा है आपसे, ठीक है, मतलब सीखा नहीं है, प्रैक्टिस के लिए बहुत जबरदस्त सोचा है आपके लिए, बहुत जबरदस्त कुछ सोचा है। बस थोड़ा सा टाइम दें और अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, कोई पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। क्लास के बीच में बताएंगे कि क्या है प्रैक्टिस के लिए सबसे खास, ठीक है। तो सब कुछ आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा समय मुझे दें, ठीक है। और भाई वीडियो को अगर जो बातें अब तक बताई अच्छी लगी हैं तो लाइक करके दिखा दीजिए कि हाँ जी हमें सब कुछ अच्छा लगा है। आ जाओ भाई, इतना सब कुछ पढ़ाते हैं उसको रिटेन कैसे करना है ये इसके लिए भी कुछ सोचा है। बाकी भाई एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अगर आपको सेंटेंसेस को ब्रेक करने में दिक्कत है तो आप ये वीडियो जरूर देख लेना, चाहे आप बेसिक लेवल के बच्चे हो चाहे एडवांस लेवल के, ये वीडियो आप सबको मदद करने वाली है, ठीक है। नाउ हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है, हमने कल 7 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे प्लस में एक जो अलग करने वाला है, यानी कि टोटल हम 8 चीजें पढ़ चुके हैं। कायदे से ये 9th है, तो ये देख लेते हैं। ये सेंटेंस आपके सामने पहले है, इस सेंटेंस को आपको पूरा समझना है और इस सेंटेंस के माध्यम से कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं। जल्दी से भाई एक बार लाइक और शेयर कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो, अ ग्रेट मेनी अपॉर्चुनिटी अराइजेज ईच डे ऑफरिंग बोथ चैलेंजेस टू ओवरकम एंड रिवॉर्ड्स टू बी गेन्ड, ईच वन शेपिंग द पाथ अहेड। क्या एरर होगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे। देखो भाई, जैसे ही हम सेंटेंस को देखते हैं तो मैंने आपको हमेशा बताया है इस सेंटेंस को समझने के लिए सबसे बेस्ट काम होता है कि उस सेंटेंस को ब्रेक कर लो। जितना ज्यादा आप तोड़ सकते हो सेंटेंस को, उतना ज्यादा सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। देखो, अ ग्रेट मैनी, अब देखो ये जो मैनी होता है ना, इसके साथ में हम कई सारे स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं। सामान्यतः जो मैनी होता है ये आपका प्लूरल एक्सप्रेशन है। कैसा एक्सप्रेशन है, प्लूरल है, नॉर्मली ये प्लूरल होता है। तो मैनी के साथ में हम सामान्यतः क्या समझ के चलते हैं
कि प्लूरल ही तो नाउन आना चाहिए, ठीक है, प्लूरल नाउन आना चाहिए, और जो वर्ब आएगा वो भी कैसी आनी चाहिए, तो प्लूरल आनी चाहिए, प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, ठीक है। लेकिन एक दूसरा एक्सप्रेशन भी होता है जिसमें मैनी के साथ में आर्टिकल ए आ जाता है या आर्टिकल एन आ जाता है, मैनी ए या मैनी एन, और ऐसे केस में आपका नाउन क्या आता है, सिंगुलर आता है, ठीक है। कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है, ठीक है। और फिर क्योंकि नाउन सिंगुलर है और सब्जेक्ट तो नाउन ही होता है अल्टीमेटली, इसीलिए वर्ब भी आपकी कैसी आ जाती है, तो आप कहोगे सर वर्ब भी सिंगुलर आती है। एक तीसरा एक्सप्रेशन और बनता है जहां पे मैनी के साथ में कोई एडजेक्टिव को अटैच कर दिया जाता है, तो मैनी के साथ में हो सकता है गुड आ जाए, हो सकता है ग्रेट आ जाए, गुड या फिर ग्रेट आ जाता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैनी के साथ में गुड या ग्रेट आ रखा है तो हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अ ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी, और इसके साथ में आपको पता है कि आपकी वर्ब कैसी आएगी, तो आप कहोगे सर प्लूरल वर्ब का मतलब प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, प्लूरल नाउन एंड वर्ब, ठीक है। अब आपने यहां पे क्या देखा, अ ग्रेट मैनी आ रखा है, तो ये अपने आप में कैसा एक्सप्रेशन है, आप कहोगे सर प्लूरल। अच्छा ध्यान रखना मैनी ऑफ भी आ जाता है, और मैनी ऑफ के साथ में आगे जो नाउन होती है वो भी प्लूरल और वर्ब होती है वो भी प्लूरल। मैनी ऑफ के साथ में जब नाउन लिखते हैं तो सामान्यतः उस नाउन के साथ में आर्टिकल द का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो अ ग्रेट मैनी आपका सब्जेक्ट बना, मतलब डिटर्मिनर बना, तो इसके साथ नाउन कैसा आएगा, आप कहोगे सर प्लूरल आएगा, इसीलिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसीलिए अराइज होगा ना कि अराइजेस, क्या जाएगा अराइज। कब आती है, तो ईच डे आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया, हर दिन अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अ ग्रेट मैनी का मतलब है बहुत सारी, ठीक है। विच ऑफर, जो कि ऑफर करती हैं। अब देखो या तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे विच ऑफर प्लूरल वर्ब के साथ, ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंड ऑफर, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं और ऑफर करती हैं। लेकिन हमने क्या चूज किया, पूरी क्लॉज ना लिख के हमने चूज किया कि इसको पार्टिसिपल फॉर्म में आईएनजी में कर दिया, तो जो आप चाहें लिख सकते हैं, विच ऑफर जो कि ऑफर करती हैं, या एंड ऑफर और ऑफर करती हैं, ठीक है। उसको हमने रिड्यूस करके पार्टिसिपल फॉर्म में ऑफरिंग लिख दिया। क्या ऑफर करती हैं, ऑफरिंग व्हाट, उसका ऑब्जेक्ट है बोथ चैलेंजेस टू ओवरकम, ओवरकम मतलब बाहर आने के लिए, किसी चीज से अगर हम ओवरकम करते हैं यानी कि उस सदमे वगैरह से शौक से बाहर आते हैं, ठीक है। एंड और क्या चीज, यानी कि चैलेंजेस भी देती हैं और रिवॉर्ड्स भी। बोथ का प्रयोग हम तब करते हैं जब दो चीजों की बात करते हैं, बोथ के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बोथ का मतलब होता है दोनों, तो चैलेंजेस भी देती हैं जिनको हमें ओवरकम करना होता है, एंड रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं, और रिवॉर्ड्स का हम क्या करते हैं, टू बी गेन्ड, जिनको हमें गेन करना होता है, ठीक है। तो टू बी गेन्ड, क्योंकि रिवॉर्ड्स को गेन किया जाता है इसीलिए वहां पर टू बी गेन्ड कर दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे ईच वन, जिनमें से दोनों ही क्या करते हैं, ईच या तो ऐसे लिख देते हैं कि ईच वन सेव्स, फिर हमें आर्टिकल की मतलब कंजंक्शन की भी जरूरत पड़ती है ना, तो हम यहां पे कह सकते थे कि ऑफ विच ईच वन सेव्स, लेकिन यहाँ पे ऑफ विच वगैरह है नहीं, आर्टिकल नहीं है, तो ईच वन को ऐसे ही लिखा, इसके साथ में एक पार्टिसिपल लिख दिया सेपिंग, और क्या सेव करता है ये, तो द पाथ अहेड, आगे का जो रास्ता है उसको अहेड यानी कि आगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि एरर सिंपल ही था कि अपॉर्चुनिटीज आएगा और अराइज आएगा, ठीक है। सेंटेंस को मैं पूरा ब्रेक इसलिए करता हूं क्योंकि सिर्फ एक सेंटेंस में एक ही जगह पे एरर नहीं होता है भाई, हो सकता है आपके पेपर में लिख के थोड़ी आएगा कि यहां पे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। भाई आप खुद से बताओ, क्या पेपर में कहीं पे ये लिख के आएगा ओके ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है, इसमें यही आपको देखना, नहीं, आपके एग्जाम में सिर्फ सेंटेंस होगा, और वहां पे आपकी ये जो कला मैं आपको आज सिखा रहा हूं कि किस तरीके से पूरे सेंटेंस को ब्रेक करना है आपको, वो कला आपकी वहां पे बहुत काम आएगी। इसीलिए आपको अभी से इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किस तरीके से सेंटेंसेस को ब्रेक करना है, आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको मैंने एक ट्रिक दी उससे आप सीख गए, कभी नहीं होता है। सीखने के लिए अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग आपकी तब बनेगी जब आप बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस खुद से करोगे तो समझ ही नहीं आएगा चीजें। पहले मुझसे सीखो, जैसे जैसे मैं रोज ब्रेक करता हूं उसको देखो, और धीरे धीरे खुद से भी वैसे ट्राई करो। जब आप मेरी क्लासेस को रेगुलर अटेंड करोगे तो आपके अंदर अप्रोच जो है आपकी वो वही धीरे धीरे हो जाएगी जो मेरी अप्रोच है, ठीक है। आ जाइए, तो ये आपके स्ट्रक्चर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैनी के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, या अ ग्रेट मैनी या गुड मैनी के साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर मैनी ए या मैनी एन आ जाएगा तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब।
जैसे कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, तीनों के आंसर आपको जल्दी जल्दी करने भाई। मैनी पीपल फील्स हो गया या फील होगा? मैनी के साथ में पीपल प्लूरल नाउन है तो सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब आएगी, फील आ जाएगा। और क्या फील करते हैं? दैट के द लॉ शुड बी चेंज्ड, कि कानून को बदला जाए। पहले में क्या आ जाएगा? फील। दूसरा देखेंगे, अ गुड मैनी पीपल। मेरे भाई अ गुड मैनी अगर आ गया है का मतलब ये भी कैसा एक्सप्रेशन है? प्लूरल है। देखो इसमें एरर देने के चांस हो सकता है यहां से ए को गायब कर रखा हो, ऐसे लिख देंगे गुड मैनी पीपल। तो ध्यान देने वाली बात है, हम ज्यादातर बच्चे क्या सोच लेंगे, ओके प्लूरल तो ये पीपल तो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान देंगे गुड मैनी या ग्रेट मैनी आ रखा होगा तो आर्टिकल ए आता ही आता है, ठीक है। सो अ गुड मैनी पीपल, तो इसके साथ तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, इसीलिए वॉज का नहीं किसका प्रयोग करेंगे? वर का। ऐसे ही अगर कभी आ जाए मैनी अ स्टूडेंट, अब बहुत सारे बच्चों को लग सकता है अरे मैनी के साथ आर्टिकल ए कैसे आ गया? मैनी तो प्लूरल होता है, आर्टिकल कैसे आ जाएगा? लेकिन ये स्ट्रक्चर होता है। मैनी अ का मतलब है बहुत सारे में से प्रत्येक। मैनी का मतलब क्या है? मैनी स्टूडेंट्स यानी कई सारे स्टूडेंट्स। और मैनी अ स्टूडेंट का मतलब होता है कई सारे में से प्रत्येक स्टूडेंट, ठीक है। तो मैनी अ स्टूडेंट, ऑफ प्रीपोजिशन है तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। ऑफ प्रीपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है दिस स्कूल, तो यहाँ पे इज का यूज करेंगे ना कि आर का। पहले तीनों इनमें कोई डाउट है किसी को तो बता देंगे भाई, अगर डाउट है तो बता देंगे और नहीं है तो लाइक करके बता देंगे कि जी कोई डाउट नहीं है, फटाफट से। और बढ़ेंगे आगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है, मैनी ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स हैज बीन रिडायरेक्टेड टू डोमेस्टिक मार्केट इन व्यू ऑफ द मोर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। एसएससी सीएचएसएल 3/7/2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आ जाओ। और देखो ये तो एक बहुत शुरुआत का चैप्टर है, पूरी इंग्लिश को अब की बार ऐसे आपको पढ़ा देंगे कि आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, पूरी इंग्लिश में। बस आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखना, रेगुलर वीडियोस को देखना, आपको क्लास डेली अटेंड करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अगर यहाँ पे 1700-1800 लोग बैठे हैं तो कल को 500-600 लोग रह जाएं, वो नहीं होना चाहिए। मैं रेगुलर रहूंगा, मैं चीजों को टाइम से कराऊंगा, सब कुछ मैं कराऊंगा, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, रेगुलरिटी आपसे चाहिए। देखो भाई मैनी आ गया, मैनी के साथ ऑफ आ गया। चाइनाज एक्सपोर्ट्स, अब देखो यहाँ पे द की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि पजेसिव केस आ गया है। अब पजेसिव केस जब आ जाता है तो हमें द चाइना के हिसाब से देखना होगा, लगाना है कि नहीं। चाइना तो देश का नाम है, इसके साथ तो द आता नहीं है। तो चाइनाज एक्सपोर्ट, तो नाउन कैसा है? प्लूरल है। चाइना के बहुत सारे एक्सपोर्ट्स। अब अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, इसीलिए हैज का नहीं किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। हैव आपकी वर्ब आ गई, बीन आ गया। रिडायरेक्टेड पैसिव स्ट्रक्चर है। एक्सपोर्ट किसी चीज को रिडायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को रिडायरेक्ट करा जाता है। रिडायरेक्ट करने का मतलब है एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, ठीक है, रिडायरेक्ट। डायरेक्ट करने का मतलब है किसी को सीधा भेजना। रीडायरेक्ट का मतलब है किसी को एक बार कोई जब आ गया वहां से कहीं और भेजना, ठीक है, तो रीडायरेक्ट कर दिया गया है। कहां के लिए रिडायरेक्ट करा है? तो रिडायरेक्ट टू द डोमेस्टिक, तो टू प्रीपोजिशन है डेस्टिनेशन बताने के लिए। कहां के लिए डायरेक्ट किया? डायरेक्ट टू समवेयर होता है ना, तो डायरेक्ट के साथ टू आता है तो इसके साथ भी टू आ जाएगा। कहां पे? द डोमेस्टिक मार्केट, तो टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द डोमेस्टिक मार्केट। क्यों किया गया है? तो इन व्यू ऑफ, ये आपका बेसिकली कारण बताता है किसी चीज का, और ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है तो इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द मोर कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी। क्यों? तो क्योंकि जो इकोनॉमी है वो कैसी है? इकोनॉमी के लिए आपका बताया गया ड्रिवन। ड्रिवन आपका पार्टिसिपल है, किस चीज को ड्राइव कर रही है? तो पार्टिसिपल का जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसके सामने आता है, कंजम्पशन। तो आप कह सकते हो, और कितना कंजम्पशन? मोर, ज्यादा। और आर्टिकल आ गया द, क्योंकि एक डेफिनेट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो बाकी सब कुछ सही है, तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा? बी पार्ट में, ठीक है सर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अगला क्वेश्चन है मैनी अ थिंग्स। जैसे ही आपने देखा मैनी अ थिंग्स तो गलत है, तो जो अगर नो इंप्रूवमेंट दिख जाए तो आग लगा देना उसमें, ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, मैनी अ थिंग्स प्लूरल है, गलत कर देंगे सर। मैनी अ थिंग्स प्लूरल है, गलत कर देंगे। वर है, गलत कर देंगे। मैनी मैनी अ थिंग, ये तो ठीक है कि आ के साथ सिंगुलर आ गया, लेकिन वर नहीं वॉज का प्रयोग होना चाहिए था। अ थिंग इज सिंगुलर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दोनों में से अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट है तो यू कैन आस्क, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क। नेक्स्ट, अगला आपका क्वेश्चन है, देयर इज मेनी बिहाइंड द सीन्स गोइंग्स ऑन दैट अकर एट जूस अराउंड द वर्ल्ड। बताएंगे भाई? देखो
आपको कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे आ जाए, देयर से, ठीक है। अगर देयर आता है तो पहले क्या आती है आपकी, वर्ब आती है सर, और इसके बाद क्या आता है आपका, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब जैसे ही आपने देखा देयर आ रखा है और इसके आगे मैनी आ गया, मैनी के आगे प्लूरल नाउन है गोइंग्स ऑन, गोइंग्स ऑन आपका अपने आप में एक कंपाउंड नाउन होता है जो कि प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो पर्दे के पीछे चीजें चल रही होती हैं, बिहाइंड द सीन गोइंग्स ऑन है, ठीक है। तो आप आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, इसीलिए इज की जगह पे आर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, तो आर आ जाएगा। अगला देखेंगे, मैनी एन ओल्ड स्टोरी वर रिटोल्ड एंड एंशिएंट कनंड्रम रिपीटेड। देखो मैनी एन ओल्ड स्टोरी, यहां तक तो ठीक था, लेकिन वर नहीं, किसका यूज करेंगे, वॉज का, क्योंकि आपका ये सेंटेंस में मैनी एन आ रखा है, ठीक है। आगे एंड कंजंक्शन है, एंशिएंट कनंड्रम, कनंड्रम का मतलब है कोई कंफ्यूजन की स्थिति, ठीक है, तो कनंड्रम होता है वो, और रिपीटेड, उनको क्या किया गया था, रिपीट किया गया था। देखेंगे, सिंपल है भाई। तो मैनी एन ओल्ड स्टोरी वॉज रिटोल्ड, आप कहोगे ये तो सही है एकदम, बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, यहाँ पे वर आ गया है और स्टोरी सिंगुलर है इसीलिए गलत है, यहाँ पे स्टोरीज होता फिर वर होता तो हो सकता था, मैनी एंड ओल्ड स्टोरीज कर दिया है तो गलत हो जाएगा, और नो इंप्रूवमेंट तो बता ही दिया था क्यों गलत था। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया भाई। अगर दोनों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, देखो ये अलग अलग प्रकार के एग्जाम से हमने क्वेश्चन उठाए हैं, हर तरीके के एग्जाम को हमने कवर करा है, चाहे वो सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, एचसीएम है, हर तरीके के एग्जाम को, ठीक है। अगर ये चीजें समझ आ गई है भाई तो एक बार लाइक करके बता देंगे कि सर एकदम क्लियर है। अब ये दो क्वेश्चन आपके एनडीए और सीडीएस से भी लिए, जिससे कि आपको और भी बेटर प्रैक्टिस मिल पाए, है ना। मटेरियल आपके लिए अच्छा होना चाहिए, मेन चीज यही है यार। पढ़ाने का तरीका अच्छा है, आप सभी जानते हैं, अगर आप यहाँ पे आए हैं ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है। अब बात आती है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट की और रेगुलरिटी की। रेगुलरिटी मैं इंश्योर करूंगा, और बाकी कंटेंट में तो आप देख ही रहे हो, हर तरीके की चीजें कवर कर रहे हैं हम लोग, है ना। देखो अगला, मैनी अ मैन, जैसे ही आपने देखा एनडीए का क्वेश्चन है, मैनी अ आ गया, मैनी अ के साथ में कैसी नाउन हमें चाहिए, आप कहोगे सर मैनी अ के साथ में हमें सिंगुलर नाउन की जरूरत पड़ती है। अब देखो दो ऑप्शन लगे, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसको काट देते हैं ना, ए को, अगर ए को काट दिया तो पार्ट ए में करेक्शन करना पड़ा और यहाँ पे हैव करना पड़ेगा, तो ये तो दो पार्ट में करेक्शन करना पड़ेगा, पार्ट ए में भी बी में भी। इसको सही कैसे करें, इसको सही करने का तरीका ये है कि मैनी ए के साथ कैसी नाउन लगा दो, सिंगुलर, सिंगुलर लगा देंगे तो मैनी अ मैन हो जाएगा, और क्योंकि आपका आगे नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आ जाएगी। आगे लिख रखा है सकम्ड, सकम्ड करने का मतलब होता है हार मान लेना एक तरीके से, ठीक है, टूट जाना। तो मैनी अ मैन हैज सकम्ड, इसके लिए सकम्ड टू समथिंग होता है तो टू प्रपोजिशन हो गया, उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा दिस टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का मतलब है किसी चीज का ना जो ललक होती है, जो लालच होता है, ठीक है, वो टेम्पटेशन कही जाती है। कोई चीज अगर आपको टेम्प्ट करती है, इसका मतलब वो आपको लुभाती है, ठीक है, और टेम्प्ट वर्ब से ही आपका नाउन बनता है टेम्पटेशन, और टेम्पटेशन का मतलब है जो लालच है, जो लुभावनापन है वो, ठीक है। आगे देखेंगे अगला, मैनी अ फ्लावर, अब मैनी अ के साथ सिंगुलर नाउन आ गया आपका, एकदम सही बात है भाई, क्या कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। तो अगर मैनी अ फ्लावर आ रखा है तो यहाँ पे आर नहीं इज का यूज करेंगे, मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लस अनसीन, कि वो ब्लस कर जाएगा, बेसिकली मुरझा जाएगा बिना देखे ही, है ना, अनसीन, उसको कोई देखेगा ही नहीं, ठीक है। तो बहुत सारे फ्लावर्स इसलिए भी होते हैं कि उनको बिना कोई देखे ही वो बेसिकली मुरझा जाते हैं, ठीक है। तो क्या कोई डाउट है, बी ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों को ये भी लग सकता है, क्या सर हम ये नहीं कर सकते कि ए को हटा के इसको फ्लावर्स कर दें और आर को लगा रहने दें। मैंने आपको पहले दिन से एक बात बताई है, कंसिस्टेंटली बताई है कि मेरे भाई जब भी आपका सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट की बात होती है तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आती है, वर्ब के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला आपका कॉन्सेप्ट है और उसके लिए क्वेश्चन देखेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझ के फिर हम आगे कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे। देखो क्वेश्चन ये है, राइटिंग लॉन्ग फॉर्म नॉवेल्स ड्यूरिंग क्वाइट वीकेंड्स व्हेन द वर्ल्ड आउटसाइड इज स्टिल एंड अनडिस्टर्ब्ड allow the imagination to flow freely helping me to build complex characters। आंसर करेंगे भाई। और पिछला अगर मैनी वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया तो भाई लाइक करके अपनी सहमति दिखा देंगे कि सर क्लियर है। देखो जी, देखो ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है ना, जिसको हम V1 आईएनजी बोल देते हैं बोलने के फॉर्म में, है ना,
ये 3 काम सामान्यतः करती है। एक तो ये वर्ब होती है, दूसरा ये पार्टिसिपल होती है। पार्टिसिपल एक तरीके से एडजेक्टिव होता है, ठीक है, यानी कि पार्टिसिपल एडजेक्टिव होती है। और तीसरा इसका काम होता है कि ये जीरंड होती है, और जब ये जीरंड होता है तो ऐसे केस में ये नाउन होता है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी सेंटेंस में कोई जीरंड, ये पॉइंट अभी आगे बताता हूं, पहले ये क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। देखो, तो ये जो राइटिंग है ये हमें देखना है कि पार्टिसिपल है, वर्ब है, या फिर आपका जीरंड है। सबसे पहले ये आपका वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि आईएनजी वर्ब हम तब लगाते हैं जब इज, एम, आर, वॉज, वर, इस तरीके की कोई हेल्पिंग वर्ब हमने लगा रखी हो। क्या यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब है? यू वुड से नहीं है। हम पार्टिसिपल तब लगाते हैं जब कोई नाउन वगैरह आया हो, तो पार्टिसिपल तो यहाँ पे भी कोई नाउन वगैरह तो आया ही नहीं, किसकी क्वालिटी बता रहे हैं? किसी की नहीं। इसका मतलब है ये क्या है? जीरंड है। अगर ये जीरंड है मेरे भाई, तो राइटिंग आपका क्या बना? सब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो सब्जेक्ट बनता है। राइटिंग सब्जेक्ट है। राइटिंग व्हाट? आप कहोगे लॉन्ग फॉर्म नॉवेल्स, यानी कि देखो ये खुद में जीरंड है, लेकिन अपने लिए ऑब्जेक्ट तो ले ही सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा नाउन है जो वर्ब से बना है, तो वर्ब की क्वालिटी इसके अंदर रहेगी। तो राइटिंग व्हाट? लॉन्ग फॉर्म नॉवेल्स। आगे ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्वाइट वीकेंड्स। क्वाइट का मतलब होता है शांत। ध्यान देना, एक आपका ये वाला क्वाइट होता है, ये आपका एडवर्ब होता है, ये लगभग वो सेंस देता है जो वेरी का होता है। वेरी मतलब बहुत। और एक ये वाला क्वाइट होता है QUIET, ये आपका एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है शांत। यहाँ पे हमें एडजेक्टिव वाला है, वीकेंड नाउन है, क्वाइट आपका एडजेक्टिव है, ठीक है, क्वाइट वीकेंड। आगे आपका कॉमा लगा के वैन कंजंक्शन लगा दिया, वैन कंजंक्शन है। द वर्ल्ड उसके लिए सब्जेक्ट है, और कौन सा वर्ल्ड? तो आउटसाइड उसके लिए एडजेक्टिव है, ठीक है, वो वाला वर्ल्ड जो बाहर है, दुनिया, बाहर की दुनिया। इज आपकी वर्ब आ जाएगी, वर्ल्ड क्योंकि सिंगुलर है तो इज आपकी वर्ब आ गई सिंगुलर। स्टिल यहाँ पे एडजेक्टिव है, ध्यान देंगे, स्टिल आपका एडवर्ब भी होता है। जब स्टिल एडवर्ब होता है तो उसका मतलब होता है अभी तक, और जब स्टिल आपका एडजेक्टिव होता है उसका मतलब होता है शांत। आपने देखा होगा ना वो जो मूवीज नहीं, शादी वगैरह होती हैं तो वहाँ पे एक स्टिल फोटोग्राफर होता है, वो बेसिकली फोटो खींचता रहता है एक जगह पे। स्टिल का मतलब होता है शांत, एक जगह पे रहना, ठहराव होना। तो ये स्टिल आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। एंड अनडिस्टर्ब्ड, और कैसा है? आउटसाइड की दुनिया जो है वो शांत है और अनडिस्टर्ब्ड है। आगे अलाउ आ गया, जो कि क्या है? अपने आप में वर्ब है। अब आप कहोगे कि सर अब तक वर्ब तो आया ही नहीं था, जो हमारा ओरिजिनल सब्जेक्ट था। ओरिजिनल सब्जेक्ट क्या था? राइटिंग। तो राइटिंग अपने आप में क्या है? जीरंड है। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी भी जीरंड या आपका इन्फिनिटिव या कोई भी क्लॉज, अगर इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट बनता है, अगर ये अपने आप में क्या है? सब्जेक्ट है, तो ऐसे केस में आपकी जो वर्ब आएगी, ठीक है, तो जो वर्ब आएगी वो बेसिकली कैसी होनी चाहिए? तो यू वुड से कि सर इस वर्ब का सिंगुलर होना जरूरी है। तो ऐसे केस में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि अगर राइटिंग आपका सब्जेक्ट था तो अलाउ को सिंगुलर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसीलिए अलाउज आपको लिखना पड़ेगा, ना कि अलाउ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? अलाउज सिंगुलर वर्ब। और किसको अलाउ करता है? तो द इमेजिनेशन, इमेजिनेशन को क्या करने के लिए अलाउ करता है? तो एक इन्फिनिटिव आ गया, टू फ्लो। टू फ्लो हाउ? कैसे फ्लो करना? फ्रीली, ये आ गया। एंड हेल्प्स, कायदे से लिखना चाहिए था एंड हेल्प्स, लेकिन ये पूरी क्लॉज बनती, एंड हेल्प्स लिखते, और पूरी क्लॉज को रिड्यूस करके हमने क्या बना रखा है? पार्टिसिपल। तो हेल्पिंग है ना, ये पार्टिसिपल है आपका, ध्यान देंगे, ठीक है। और हेल्पिंग हुम? हेल्पिंग मी, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया हेल्पिंग का। किस चीज में हेल्प कर रहा है मेरे भाई? तो टू बिल्ड, हेल्प समबडी टू डू समथिंग, है ना, तो टू बिल्ड। और बिल्ड क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये आपका एरर है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्या कहता है कि जीरंड, इन्फिनिटिव या फिर क्लॉज अगर एज सब्जेक्ट आएंगे तो ऐसे केस में सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर ये बात समझ आ गई है तो आपके सामने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं, ठीक है। लास्ट वाला एरर का है, और बीच वाले जो तीनों, पहले वाले जो चारों हैं उनमें आपको बताना है कि सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब, ठीक है। और अगर आपको भाई ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है पहला वाला क्वेश्चन, तो प्लीज एक बार लाइक करके बता देंगे भाई फटाफट से। और मजा आ रहा है कि नहीं भाई? सीपीओ वाले बच्चे मैं कल देख नहीं पाया, आज मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ मतलब ट्राई किया था कि कुछ इन्फॉर्मेशन मिल पाए, बट नहीं मिल पाई अभी सीपीओ को लेके। जस्ट मेरे यहाँ पे क्लास में कुछ बोल देने से आपको कि भाई सीपीओ वालों के साथ गलत हो रहा है, अगर उससे आपको अच्छा फील होता है तो मैं बोल देता हूँ कि आपके साथ गलत हो रहा है,
मेरा हमेशा से मानना है कि अगर मैं किसी चीज को गलत कह रहा हूं तो वो क्यों गलत है, पहली चीज ये आपको पता होना चाहिए, जिससे अगर हमें अपने किसी भी कॉज के लिए लोगों की जरूरत है तो सबसे पहले हमारा कॉज जो है वो लोगों को पता होना चाहिए कि आखिरकार गड़बड़ क्या है और क्यों है, और उसके बाद में अगर कुछ गलत है तो उसका समाधान क्या है। अगर वो चीज नहीं है जस्ट मेरे कह देने से कि हाँ जी हाँ जी हाँ जी सीपीओ वालों के साथ बहुत गलत हुआ है, चलो चलो ट्विटर पे कैंपेन कर लेते हैं, वो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप जेन्युइनली किसी चीज को लेके कंसर्न है तो आपके पास में उसके सारे के सारे तरीके होने चाहिए। सो लेट मी, ठीक है, गिव सम टाइम, है ना, मतलब गिव मी सम टाइम, ठीक है, लेट मी टेक माई टाइम कि मैं किस तरीके से उसमें क्या अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, आ जाइए भाई, पहला क्वेश्चन देखेंगे, सेलिंग पीनट्स। तो अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आपको समझना है, अगर पीनट को आपने सब्जेक्ट मान लिया तो सेलिंग आपका पार्टिसिपल बन जाएगा। कौन से वाले पीनट्स, जो बिकते हुए हैं? नहीं, हम कहना चाह रहे हैं कि पीनट्स को बेचना ही उसका एकमात्र मीन्स ऑफ लाइवलीहुड था, यानी कि जीने का सहारा। मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब होता है जीने का सहारा, तो पीनट्स बेचना ही उसका जीने का सहारा था। तो पीनट्स जीने का सहारा नहीं है। पीनट्स अगर जीने का सहारा होगा इसका मतलब है कि आदमी पीनट खा के जिंदा रह रहा है। इसका मतलब है कि ये तो आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता है पीनट। सब्जेक्ट क्या है आपका? आदमी बेचकर जिंदा रह रहा है। क्या बेचकर जिंदा रह रहा है? तो जिंदा रहना, यानी कि ये आपका एग्जैक्टली सब्जेक्ट है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड? पीनट या फिर बेचना? आप कहोगे बेचना। इस केस में पीनट बेचने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इस सेलिंग जीरंड का अपने आप में ऑब्जेक्ट है पीनट्स, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझना जरूरी है। तो ये ऑब्जेक्ट आ गया। अगर आपका जीरंड सब्जेक्ट है तो ऐसे केस में सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा। इज द ओनली मीन्स, मीन्स यहां पे अपने आप में ध्यान देंगे सिंगुलर नाउन है ना कि प्लूरल, ठीक है। मीन्स का मतलब होता है यहां पे माध्यम, ठीक है। इज द ओनली मीन्स, किस चीज का माध्यम? लाइवलीहुड यानी कि जीने का, फॉर द पुअर पेरेंट्स, जो पुअर पेरेंट्स है उनके लिए बात कर रहे हैं। आगे, स्मोकिंग सिगरेट्स। अब देखो, आप या तो ये कह सकते हो स्मोकिंग सिगरेट्स, कि सिगरेट्स नाउन है, स्मोकिंग एडजेक्टिव है। तो स्मोकिंग जब एडजेक्टिव है इसका मतलब है जलती हुई सिगरेट। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूं जलती हुई सिगरेट्स इन प्रेगनेंसी इंक्रीजेस या इंक्रीज द रिस्क ऑफ? क्या जलती हुई सिगरेट इंक्रीज करती है रिस्क, या सिगरेट पीना इंक्रीज कर देता है? जलती हुई सिगरेट इंक्रीज थोड़ी ना करेगी। मान लीजिए कि कहीं पे सिगरेट जल रही है तो क्या उससे प्रेगनेंसी के दौरान रिस्क हो जाएगा लो बर्थ वेट बेबी का? नहीं, जलती हुई सिगरेट नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट पीना इस रिस्क को इंक्रीज करता है। तो सिगरेट जलती हुई नहीं, सिगरेट को पीना इंक्रीज कर रहा है। सो इसका मतलब है यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग व्हाट? स्मोकिंग सिगरेट्स, सिगरेट पीना। तो स्मोकिंग आपका सब्जेक्ट है। कब पीना? तो इन प्रेगनेंसी, इन प्रपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे केस में सिंगुलर वर्ब चाहिए, इसलिए इंक्रीजेज आ जाएगा ना कि इंक्रीज। क्या इंक्रीज कर देता है? द रिस्क ऑब्जेक्ट है। किस चीज का रिस्क? प्रोड्यूसिंग। ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है। क्या प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं? अ लो बर्थ वेट बेबी, एक ऐसा बेबी जिसका बर्थ के टाइम पे वजन कम हो, ठीक है। आगे देखेंगे, टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन 10 मिनट्स आर एन इम्पॉसिबल टास्क। भाई 10 क्वेश्चन इम्पॉसिबल टास्क है या उनको सॉल्व करना? एक्चुअली में देखो, मैंने आपको एक चीज कल भी बताई थी, अगर आपको सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है ना, अल्टीमेटली ये देखो कि ये जो बात कही गई है, ये जो वर्ब आई है पूरी की पूरी, ये किस चीज के लिए आई है? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं 10 मिनट इंपॉसिबल टास्क है? नहीं। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं क्वेश्चंस इंपॉसिबल टास्क है? नहीं। हम कहना चाह रहे हैं कि सॉल्व करना इंपॉसिबल टास्क है। तो सब्जेक्ट क्या है? टू सॉल्व, जो कि एक इंफिनिटिव है, इट इज योर सब्जेक्ट। टू सॉल्व व्हाट? क्या सॉल्व करना? तो ऑल द क्वेश्चंस, ये आपका क्या बना? ऑब्जेक्ट। इन क्या है? प्रेपोजिशंस। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? 10 मिनट्स। तो सब्जेक्ट अगर टू सॉल्व है तो इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव अगर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग किया जाएगा, ना कि आर का। क्लियर है मेरे भाई? आगे देखो, टू प्ले चेस इन ओलंपिक्स इज या आर हिज चाइल्डहुड ड्रीम। एक बात बताइएगा, ओलंपिक्स उसका ड्रीम है या खेलना? आप कहोगे अल्टीमेटली खेलना। ये जो टू प्ले है, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है। अगर टू प्ले ये सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब इसका प्रयोग किया जाएगा, ना कि आर का। तो टू प्ले सब्जेक्ट है, चेस इसका ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है ओलंपिक्स। और ये चीज क्या है? चाइल्डहुड ड्रीम, जिसमें ड्रीम नाउन है। चाइल्डहुड एक नाउन मॉडिफायर का काम कर रहा है और हिज आपका पजेसिव केस है। वाई राधिका डिड नॉट कॉल हर फ्रेंड्स स्टिल बैफल मी। अब इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है।
अब देखो, आप में से कुछ बच्चों को लगेगा सर वाई अगर आ गया है तो डिड नॉट, मतलब डिड को तो राधिका से पहले आना चाहिए। क्या मैंने ये क्वेश्चन पूछा है किसी से कि राधिका ने कॉल क्यों नहीं करी अपने दोस्त को? क्या ये पूछना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से? नहीं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, समझना, पूछना नहीं चाह रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भैया राधिका ने अपने फ्रेंड्स को कॉल नहीं की। राधिका ने अपने फ्रेंड्स को कॉल क्यों नहीं की? ये बात मुझे आज भी बैफल करती है, यानी कि कंफ्यूज करती है, चकित करती है। कौन सी बात कंफ्यूज कर रही है? कि राधिका ने कॉल क्यों नहीं की। यानी कि आई एम नॉट आस्किंग ए क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि देयर इज समथिंग दैट बैफल्स मी। ऐसा कुछ है जो मुझे बैफल करता है, जो मुझे परेशान करता है। और वो क्या है? वाई राधिका डिड नॉट कॉल हर फ्रेंड्स। ये पूरी बात अपने आप में क्या है? मुझे परेशान करती है। सो व्हाट बैफल्स मी, क्या चीज मुझे बैफल करती है? तो आप कहोगे कि राधिका ने कॉल क्यों नहीं की। तो देखो यहां से समझते हैं, एक बार वाई को अवॉइड मारते हैं। राधिका सब्जेक्ट है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, कॉल आपकी मेन वर्ब है, डिड के बाद V1 आता है। किसको कॉल नहीं की? तो कॉल का ऑब्जेक्ट आ जाएगा हर फ्रेंड्स। स्टिल आपका क्या है? एडवर्ब है। बैफल आपकी क्या है? वर्ब है। अब आप कहोगे सर इस वर्ब का कोई सब्जेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट है कहां इसका? आप कहोगे व्हाट बैफल्स मी, मैंने आपको यहां भी बताया था, जो वर्ब है और उसके आगे का पार्ट है, आपको यह समझना है कि ये बात कही किसके बारे में। मैंने कहा था ना कि इम्पॉसिबल टास्क क्या है? क्वेश्चंस या सॉल्व करना, तो सॉल्व करना। सिमिलरली यहां पे इंक्रीजेस द रिस्क, क्या इंक्रीज कर रहा है? स्मोकिंग, सिगरेट पीना। ऐसे ही यहां पे देखेंगे, इज द ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड क्या है? पीनट्स है या उनको बेचना? आप कहोगे बेचना। सिमिलरली यहां पे व्हाट बैफल्स मी, क्या मुझे बैफल करता है? आप कहोगे ये बात कि राधिका ने अपने दोस्तों को कॉल क्यों नहीं की। तो आप कहोगे पूरी की पूरी क्लॉज क्या है? सब्जेक्ट है। अगर पूरी क्लॉज सब्जेक्ट है तो मैंने आपको बताया था कि क्लॉज फ्रेज या मतलब क्लॉज हो, इंफिनिटिव हो या जीरंड हो, अगर ये सब्जेक्ट बनेंगे तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग करी जाएगी, इसीलिए बैफल नहीं बैफल्स आपका आ जाएगा, जिसका मतलब होता है चकित करना। अब आपको समझ आएगा, क्योंकि क्लॉज सब्जेक्ट है और एक मेन क्लॉज तो है ही, तो क्लॉज कितनी होगी सेंटेंस में? दो। अगर दो क्लॉज हैं तो हमें क्या चाहिए? एक कंजंक्शन। इसीलिए जो वाई है ना, ये कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इट इज अ कंजंक्शन। ये आपका एक कंजंक्शन है जो कि इस पूरी की पूरी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि सब्जेक्ट का काम कर रही है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है। बाकी ये जो पार्ट है इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कंजंक्शन चैप्टर में, ठीक है? तो इस वाले पार्ट को जस्ट मैंने एक एग्जांपल डाल के आपको छोड़ दिया है, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि इस तरीके की चीजें भी मे भी अगर एग्जामिनर का मन बनता है ना कि कुछ मुश्किल पूछना है तो ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है? तो आगे देखते हैं मेरे भाई नेक्स्ट। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आए हैं, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 12/9/2019, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा एरर, फटाफट से। देखो भाई, सिंपल लग रही है ना चीजें? देखो, अच्छा एक चीज और बता देता हूं, जैसे ये क्लासेस तो आपकी चली रही हैं, इन क्लासेस के साथ साथ में हम लोग आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? तो हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और टेलीग्राम पे हमने क्लास 1 के डाल दिए हैं, क्लास 2 के शायद अभी थोड़ी बहुत देर में डल जाएंगे। देखो टाइम लगता है हैंड रिटन नोट्स बनाने में, ठीक है? तो जब आप जाके टेलीग्राम पे जाके चेक करोगे, ठीक है, तो ये जो कल का टाइम था, कल जब क्लास खत्म हुई थी उससे पहले ही डाल दिए थे, ये रहा। हाँ, क्लास से पहले नहीं डाले थे, बाद में डाले थोड़ा, लेकिन हाँ डे 1 हैंड रिटन नोट्स करके डाल रखे हमने। जब आप इसको डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपकी ये फाइल खुलेगी। तो ये शुरुआत में थंबनेल लगा दिए जिससे आपको क्लैरिटी रहे कि इस क्लास के ये नोट्स हैं। फिर इसके आगे जब आप नीचे जाओगे, कैसे जाएंगे भाई नीचे, ठीक है, ये देखेंगे आप, ठीक है, डे 1 हैंड रिटन नोट्स इंग्लिश बाय प्रशांत सोलंकी सर, ठीक है, पूरा जैसे जैसे आपका वहां पे मैंने कराया था पूरा हैंड रिटन फॉर्म में हमने दे दिया आप लोगों को, ठीक है, पूरा कलर्ड फॉर्म में ही है, तो ये देख लेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो ये आप लोगों के रिवीजन में आसानी आप लोगों को रहे, ठीक है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। और देखो काफी मेहनत लगती है, तो हैंड रिटन नोट्स हमने शुरू कर दिए।
आज जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो इसकी प्रैक्टिस सीट भी आपको अलग से दी जाएगी, समझ रहे हो, इसकी प्रैक्टिस सीट भी दी जाएगी अलग से। तो ये सब चीजें आपको मिलती रहेंगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। तो ये पूरा इतना ही, जितना पढ़ाया था एक एक कॉन्सेप्ट वो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा जितना हमने डिटेल में लिखा था, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे पीपीटी में लिखा था सब कुछ मिल जाएगा। तो बताइए ये हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को कैसे लगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा हैंड राइटिंग ऐसा लग रहा होगा, अभी अगले 2 दिन बाद जब नोट्स आएंगे आपके सामने तो जो हैंड राइटिंग है ना वो आपको और 4 गुना अच्छा लगेगा, ठीक है। तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे जाके आप लोग देख लेना, हर तरीके की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। तो काफी अच्छा है, अगर अच्छा लगा है तो एक बार थम्स अप कर देंगे भाई, लाइक कर देंगे। देखो ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस, तो देखो ऑर्गेनाइजिंग आईएनजी फॉर्म में, वर्ल्ड कप मैचेस नाउन है, इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इंग्लैंड, इंप्लाई दैट, ये इंप्लाई करता है कि जो रेन्स है यानी कि जो बारिश है, रेन जनरली नाउन के फॉर्म में प्लूरल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, दैट आपका क्या है, आपका होगा कंजंक्शन है, रेन्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, बी मेन वर्ब है, कैन बी क्या, अ कांस्टेंट थ्रेट। क्या चीज इंप्लाई करती है, क्या ये मैचेस इंप्लाई कर रहे हैं कि बारिश थ्रेट होगी, या मैचेस को इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज करने का ये मतलब है, क्या मैचेस का ये मतलब है कि बारिश से खतरा है, या मैचेस को इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज करने का ये मतलब है कि बारिश से खतरा है। आप कहोगे सर इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज करना, इस बात का ये मतलब है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, जो कि एक जीरंड है, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑर्गेनाइजिंग व्हाट, तो आप कहोगे ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस, तो ये ऑब्जेक्ट बना। कहां पे ऑर्गेनाइज करना, इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है इंग्लैंड, इंप्लाई आपकी वर्ब है, इंप्लाई करने का मतलब किसी चीज का कोई मतलब होना, ठीक है, तो इंप्लाई की जगह पे हमें सिंगुलर वर्ब इंप्लाइज का यूज करना पड़ेगा। क्लियर है मेरे भाई, कोई डाउट? इसके भी हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको डिटेल में। नेक्स्ट, पार्टिसिपेटिंग इन द रिपब्लिक डे परेड आर कंसिडर्ड एन ऑनर बाय मेनी पीपल। अब देखो भाई एक बात बताओ, व्हाट इज कंसिडर्ड एन ऑनर, किस चीज को ऑनर मानते हैं बहुत सारे लोग, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होना। ये तो देखो इन तो प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेटिंग जो कि अपने आप में क्या है, आप कहोगे सर जीरंड है, अगर जीरंड है इसका मतलब है ये सब्जेक्ट है, तो पार्टिसिपेटिंग का सब्जेक्ट अगर मतलब पार्टिसिपेटिंग अगर सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से वर्ब आ जाएगी इज कंसीडर्ड, उसको क्या कंसीडर करते हैं, एन ऑनर, एक ऑनर, ऑनर में ओ का साउंड है इसीलिए ऑनर के साथ एन आर्टिकल आता है, किसके द्वारा, तो बाई प्रीपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है मैनी पीपल, ये सीएचएसएल का हुआ क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है वर्ड बाई वर्ड रीडिंग, अब ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अनदर बैड हैबिट विच इज द हैबिट ऑफ रीडिंग अलाउड। अब जैसे आप देखोगे सब्जेक्ट क्या है, क्या वर्ड बाई वर्ड सब्जेक्ट है या रीडिंग, हम कहेंगे रीडिंग, रीडिंग हाउ, कैसे पढ़ना, वर्ड बाई वर्ड, तो ये तो रीडिंग को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि रीडिंग आपका क्या है, जीरंड है, और जीरंड है तो वर्ब की क्वालिटी है, तो ये वर्ब के को मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्बियल है एक तरीके से, वर्ड बाई वर्ड, ठीक है, रीडिंग, रीडिंग हाउ, वर्ड बाई वर्ड, ठीक है। अब रीडिंग अगर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, तो लीड नहीं आ सकता है, तो नो इंप्रूवमेंट तो नहीं आएगा, ठीक है। यहां पे लीडिंग आ रखा है बेटा, आईएनजी डायरेक्ट नहीं आती है तो लीड नहीं आएगा, क्योंकि ये तो प्लूरल है, तो कौन सा हो जाएगा, लीड्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जितना अब तक बताया है इस वाले कॉन्सेप्ट में, अगर इसमें कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क, एंड यू कैन आस्क नाउ, पूछ लीजिए जल्दी से अगर कोई डाउट है तो। देखो ये वो कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कभी, बट मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के दिमाग में एकदम भर दूं इस कॉन्सेप्ट को। अगर अच्छा लगा है तो भाई लाइक करेंगे, आगे बढ़ेंगे अगले के लिए। देखो और बाकी एक चीज और, जो आप क्लास देखते हो, क्लास जब एंड होती है तो जाने से पहले ना एक बार रिव्यू जरूर देके जाया करें कि आपको कैसी लगी क्लास, बहुत जरूरी होता है आप लोगों का रिव्यू, और आप लोगों का रिव्यू ही है जो कि हमें ना मोटिवेट करता है। देखो जी, 50 माइल्स अ डिस्टेंस स्ट्रेच्ड अक्रॉस rough terrain and through changing weather conditions are not a long distance for him to walk in a day। कहा गया है कि 50 माइल्स, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये क्या है, ये एक डिस्टेंस है,
विच इज स्ट्रेच्ड को मतलब रिड्यूस करके स्ट्रेच्ड लिख दिया सिर्फ, ठीक है। अक्रॉस रफ टेरेन, जो एकदम रफ रास्ता होता है, ठीक है, पहाड़ी वगैरह में। थ्रू चेंजिंग वेदर कंडीशंस, बदलती हुई वेदर कंडीशंस से होके। आर, अब आर लिख दिया। अब 50 माइल्स अगर अपने आप में एक यूनिट मानी गई है, अगर 50 माइल को एक यूनिट मान रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन जो टाइम का हो या आपका कोई अमाउंट हो और या आपकी कोई डिस्टेंस हो, अगर इसको हमने यूनिट के तरीके से ट्रीट कर लिया तो बेशक ये प्लूरल दिखे, वर्ब सिंगुलर आती है। और यहां पे हमने कह दिया 50 माइल्स अ डिस्टेंस, ये एक डिस्टेंस है, तो आर नहीं इज का प्रयोग करेंगे। ऐसे केस में ध्यान देंगे, आगे भी आर्टिकल ए का प्रयोग होता है सामान्यतः। तो अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबी दूरी है। फॉर हिम, फॉर प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है, किस लिए, तो टू वॉक इन अ डे, इन प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट अ डे। तो ये आपका कॉन्सेप्ट यही है कि एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम, डिस्टेंस, मनी, ठीक है, पैसे के, डिस्टेंस के या टाइम के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर इनको यूनिट मानते हैं तो सिंगुलर वर्ब, अगर ये यूनिट नहीं है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये क्वेश्चंस 4 आपके सामने, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई, फटाफट से आंसर करेंगे, स्पीड में आंसर आना चाहिए। विवेक कुमार कह रहे हैं कि सर हम इंग्लिश बहुत जगह से पढ़े बट ठीक नहीं हुआ, क्या करें। क्लास जो ले रहे हो वो क्लास लो। सबसे पहले आपको ये पूछना चाहिए कि क्या ना करें। जब क्लास चल रही है तो अपना ध्यान भटका के कमेंट्स में ना लगाएं कि सिर्फ क्लास में हम पढ़ा कुछ और रहे हैं, आप वो आंसर नहीं दे रहे हो कमेंट में। क्लास में हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, आप कमेंट में कुछ और पूछ रहे हैं। जब समय होता है ये जानने का कि पढ़ाई कैसे करें, तब आप ये कह रहे होते हो कि सर पढ़ाओ ना, फालतू की बात क्यों कर रहे हो। और जब टाइम होता है पढ़ाई करने का, तो तब आप ये पूछ रहे होते हो कि सर क्या करूं और क्या ना करूं। तो सबसे पहले तो जो आप अभी तक कर रहे हो ना, उसको बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो, चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। देखिए जी, 3 hours डैश ऑल ही नीड्स टू कंप्लीट हिज रिवीजन यूजिंग आवर बुक। सिर्फ 3 घंटे ही चाहिए। अब 3 घंटे एज अ यूनिट है, एज अ यूनिट है, तो 3 hours इज ऑल ही नीड्स। सब कुछ 3 घंटे ही है, 3 घंटे एज अ यूनिट देख रहे हैं तो इज आ जाएगा। ऐसे ही 40 डिग्रीज इज डैश। अब ध्यान देंगे, अगर इज एमआर आ रखा हो, आगे ऑल आ जाए, समथिंग आ जाए, या फिर आगे कुछ ऐसा आ रखा हो कि अ डिस्टेंस, अ लॉन्ग डिस्टेंस, अ बिग अमाउंट, अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है, अ लॉन्ग टाइम, ऐसे एक्सप्रेशंस अगर आते हैं तो ये सिंगुलर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे ऑल था तो इज आ जाएगा, यहाँ पे समथिंग है तो ऑब्वियस सी बात है कि 40 डिग्रीज इज समथिंग ही टॉलरेट्स इजीली ड्यू टू ईयर्स ऑफ एक्सपोजर। 40 डिग्री वो चीज है जो वह आसानी से टॉलरेट कर लेता है। ऐसे ही 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एसेंशियल या आर एसेंशियल फॉर योर हाइड्रेशन एंड हेल्थ। आज तीसरा क्वेश्चन बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इन चीजों को ना आप चाहें तो बड़े लॉजिकली, वैसे आपकी जो मातृभाषा है हिंदी, वैसे आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ट्रांसलेशन से करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बट आई समटाइम्स फील कि कई बार ट्रांसलेशन से ना हमारी बहुत मदद भी हो जाती है। बस हमें इतना ध्यान रखना होता है कि कुछ जगह पर ट्रांसलेशन एकदम गलत कर देता है, तो उन जगह को हमें हाईलाइट कर लेना चाहिए कि इस जगह पर ट्रांसलेशन बिल्कुल गलत कर देगा। बाकी लगभग हर जगह ट्रांसलेशन से काफी मदद हो जाती है। जैसे हमने कहा कि 3 घंटे सब कुछ है जो उसको रिवीजन करने के लिए चाहिए, तो 3 घंटे एक यूनिट है ना यहाँ पे। ऐसे ही देखो, हमने कहा कि 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए एक बड़ा अमाउंट है या बड़ा अमाउंट है। हम ये तो कहते हैं कि 5,000 रुपए तो यार बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। ये नहीं कह रहे बहुत बड़े अमाउंट हैं, नहीं, 5,000 रुपए तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है, सिंगुलर यूनिट लग रही है ना। लेकिन अगर यहां पे मैंने कहा कि 5 लीटर पानी, 5 लीटर पानी इज एसेंशियल या आर एसेंशियल फॉर योर हाइड्रेशन, तो अब 5 लीटर क्या एक साथ पीना है या वो अलग अलग की बात कर रहे हैं हम। आप आसानी से कह सकते हो मेरे भाई, जैसे देखा ना 5 लीटर्स ऑफ वाटर,
5 लीटर्स ऑफ वाटर। अब देखो इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए भी ना दो तरीके हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि हम सिंपल ऐसे लिख दें 5 लीटर वाटर, 5 लीटर पानी। अच्छा ध्यान देंगे लीटर की ये दोनों स्पेलिंग होती है, LITRE भी होता है, ये ब्रिटिश स्पेलिंग है, और LITER भी होता है, ये आपकी अमेरिकन स्पेलिंग है। तो एक तो 5 लीटर वाटर, अगर ऐसे हमने लिखा तो वाटर आपका नाउन है विच इज ऑब्वियसली अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो इसके साथ में ऑब्वियस सी बात है कि सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 लीटर्स ऑफ वाटर। अब देखो इसको भी ना हमें एक अमाउंट मान के चलना पड़ेगा। क्यों? मैं आपको बार बार कहता हूं, कल भी मैंने एक एक्सप्रेशन समझाया था आपको, और इस बॉटल की मदद से ही शायद समझाया था कि अगर इस बॉटल को पूरा भरा हुआ है तो ये बेसिकली अपने आप में अनकाउंटेबल है। ऐसे 4 बोतल भर जाए तो भी पानी क्या रहेगा? अनकाउंटेबल रहेगा। और पानी अगर अनकाउंटेबल है ना तो 5 लीटर्स ऑफ वाटर इज एसेंशियल, ना कि आर। यहां पे हमें लीटर को नहीं पीना है, अल्टीमेटली क्या पीना है? पानी। एसेंशियल क्या है? लीटर या पानी? तो व्हाट इज एसेंशियल? मैंने जो तरीका बताया, व्हाट इज एसेंशियल, अल्टीमेटली हम बात किसकी कर रहे हैं? तो वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर नॉट लीटर। लीटर एसेंशियल नहीं है, पानी एसेंशियल है। पानी एसेंशियल है तो आपको वाटर के हिसाब से 40 किलोमीटर्स इज या आर, 40 किलोमीटर्स इज फुल ऑफ स्टीप क्लाइम्स, तो हम कहेंगे 40 किलोमीटर पूरे के पूरे बेसिकली स्टीप क्लाइम से भरा हुआ है। तो एक यूनिट नहीं है, ये अलग अलग चलना पड़ेगा। 40 किलोमीटर एक यूनिट नहीं बताइए, यहां पे यूनिट के तरीके से नहीं देख रहे हैं लास्ट वाले में। जैसे अगर मैं ये कहूं कि लाइक मैंने लिखा, ये 40 वाला ही लिख देते हैं, 40 किलोमीटर्स हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे, बीन कवर्ड। अब आप कहोगे 40 किलोमीटर्स यानी 40 किलोमीटर कवर कर लिया है या कवर कर लिए हैं? अल्टीमेटली हम ये कहते हैं ना 40 किलोमीटर चल लिए हैं, 40 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। तो यहां पे 40 किलोमीटर ऐसा नहीं कि एक कदम उठा के कवर कर लिया, ये कोई यूनिट हो। हम जब कहते हैं ना कि 40 किलोमीटर एक बड़ा डिस्टेंस है तो वहां पे एक डिस्टेंस के रूप में देख रहे हैं। बट जब 40 किलोमीटर चल रहे हैं तो वो एक डिस्टेंस नहीं रह गई, फिर वो बेसिकली यूनिट नहीं है। अगर यूनिट नहीं है तो यहाँ पे भी हैव आ जाता है, हैज नहीं। ऐसे ही यहाँ पे 40 किलोमीटर जो है ना वो भरे हुए हैं स्टीप क्लाइंब से, तो आर आएगा ना कि एज। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये आपके PYQs है, SSC CGL, ये SSC स्टेनो। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये देखो अ लॉन्ग डिस्टेंस अगर आगे लिखा हुआ है ना तो आर नहीं जाएगा, सिंपल है। तो 10 किलोमीटर एक लंबी डिस्टेंस है, किस चीज के लिए? टू कवर ऑन फुट। ध्यान रखेंगे ऑन फुट आपका फिक्स फ्रेज है, इसका मतलब होता है पैदल चलना। फॉर चाइल्ड 30 माइल्स अ लॉन्ग वे, यानी कि आर्टिकल ए है यानी कि सिंगुलर यूनिट है तो इज अ लॉन्ग वे। दोनों क्वेश्चन में से अगर किसी में भी डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे देखते हैं, ये SSC स्टेनो का क्वेश्चन है और ये आपका वर्क फ्रॉम होम कह सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम तो ना गलत चीज हो जाती है ना, होमवर्क हो जाएगा। वर्क फ्रॉम होम तो होता है जब हम किसी को घर से काम करने के लिए देते हैं, या आपको काम करके नहीं लाना है, ये होमवर्क है। आपको ये कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, होमवर्क है ये, ठीक है। अच्छा उस दिन जो पहली क्लास में मैंने क्वेश्चन पूछा था फ्लैटनिंग, वो फ्लैटनिंग क्या था आपका? नहीं फ्लैटनिंग नहीं, फैटनिंग था, है ना। तो फैटनिंग वहां पे एडजेक्टिव था, फूड की क्वालिटी बता रहा था, फूड की क्वालिटी। तो वो फैटनिंग एडजेक्टिव था क्योंकि किसी नाउन की क्वालिटी बता रहा था, इसीलिए वो एडजेक्टिव था। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है जब आप वीडियो खत्म होगी, क्लास खत्म होगी उसके बाद में। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने, और मैंने ये भी आपसे कहा था आज कि आपको आज क्लास के बीच में एक और चीज मैं बताऊंगा। देखिए भाई, जो हमने जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आज हमारा कवर हो जाएगा, लेकिन अब बात आती है इसकी प्रैक्टिस की कि सर प्रैक्टिस कैसे करें। पहली बात यह है कि प्रैक्टिस के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए अलग से मटेरियल चाहिए तो अगले 5-7 दिन के अंदर ही हमारी एक बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस किताब आ जाएगी जो कि चैप्टर वाइज होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब फटाफट से किताब ले लेना, अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस की नीड है तो आप किताब ले लेना। तो ये तो हो गया जी पेड सोर्स।
फ्री सोर्स क्या है, जैसे ही ये क्लास आपकी खत्म होती है तो मैंने एक अलग से 50 क्वेश्चंस बनाए हैं आप लोगों के लिए, जो कि टॉप 50 एरर्स हैं। 50 क्वेश्चंस, और 50 क्वेश्चंस में आप पाओगे ना तो 70-80 सेंटेंस लगभग हमने कवर करे होंगे एटलीस्ट। आप कहोगे 50 क्वेश्चन में कैसे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे भी हैं जिसमें 4-4 सेंटेंस हैं। ये 4 सेंटेंस दे दिए, इसमें से या तो एक गलत है उसको पहचानो या एक सही है उसको पहचानो, ठीक है। तो इस तरीके से, और उन 50 के 50 सेंटेंस को, मतलब 50 के 50 क्वेश्चन को, और 50 क्वेश्चन कैसे हैं वो टॉप लेवल के। पीवाईक्यूज में जितने सबसे मुश्किल क्वेश्चन हैं, पहली बात वो कवर करें। दूसरी बात, हमने खुद से ऐसे क्वेश्चंस बनाए कि अगर एसएससी का कल को मन करे कि कुछ मुश्किल पूछना है, टफ लेवल पे जाना है, टफ, तो उससे ज्यादा टफ एसएससी नहीं बना सकता है, तो उसमें वो क्वेश्चंस भी हैं। प्लस में ये भी ध्यान रखा है कि जितना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चीजें होती हैं, सब चीजों की कवरेज भी हो जाए। और उन 50 के 50 को मैंने डिटेल में, जैसे यहां एक एक क्वेश्चन को ब्रेक करता हूं ना, वैसे ही ब्रेक कर करके तोड़ तोड़ के समझाया हुआ है, एकदम स्पीड में समझाया हुआ है। उसकी वीडियो आज आपको शाम को मिल जाएगी एक हमारे दूसरे चैनल पे, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। वहां जाके आपको वो वीडियो देख लेनी है। जितने चैप्टर्स आप यहाँ पे करने वाले हो रैंकर्स गुरुकुल पे, 45 दिन 45 मैराथन में, हर एक चैप्टर जिस दिन खत्म होगा उसी दिन उस चैप्टर के 50 टॉप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। अब बताइएगा कि ये आइडिया कैसा लगा। खतरनाक और टॉप लेवल के मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल लेवल के। उन 50 क्वेश्चन को करने में ना दिमाग की बत्ती जल जाएगी। शुरुआत के थोड़े से क्वेश्चन आसान लगेंगे, आगे के बहुत टॉप लगेंगे। वीडियो 7 बजे अपलोड हो जाएगी। बढ़िया लगा? अगर अच्छा लगा आइडिया तो लाइक कर दीजिएगा, और वहां पहुंच के भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगेगा तो वीडियो पे जाके कमेंट करना है कि आप इस वीडियो में जो मैंने बोला है उसके बाद में वहां पहुंचे हो, ठीक है। ऐसे ही हर चैप्टर का मिलेगा। साथ ही साथ में एक चीज पे और काम कर रहे हैं, वो मैं अगली 2 क्लास के बाद में रिवील करूंगा कि हम और किस चीज पे काम कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आ जाइए, ये क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फटाफट से। सी डिस्कवर्स, ये देखो सी सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आ जाएगी डिस्कवर्स। क्या डिस्कवर करती है? अ लेटर, एक पत्र। कहां से? फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से, ठीक है। विच वर केयरफुली हिडन, अब जैसे देखो वैसे यहाँ पे ना सी डिस्कवर्ड होता, पास्ट की बात चल रही है तो ज्यादा अच्छा रहता। देख लेते हैं। अच्छा, आगे रीड्स है ना, तो फिर प्रेजेंट में ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विच वर केयरफुली हिडन, अब देखो ये विच क्या है, आप कहोगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है। मेरे भाई जब भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन आपके कौन से होते हैं? एक तो आपका हु है, हुम है, विच है और दैट है। हुम तो सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हु, विच और दैट ये तीनों ऐसे हैं, सब्जेक्ट हो सकते हैं। हु तो हमेशा सब्जेक्ट होता है, विच और दैट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं। अगर हमने ये मान लिया कि हु, आप ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट है, तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा तो ना तो वो सिंगुलर है और ना ही वो प्लूरल है। वो सिंगुलर है या प्लूरल है ये डिपेंड करेगा कि वो किस चीज को रेफर कर रहा है। वो जिस भी चीज को रेफर करेगा उसी के हिसाब से उसके साथ वर्ब आएगी, क्योंकि अगर वो सब्जेक्ट है तो उसके लिए वर्ब आएगी, अगर वर्ब आएगी तो वो सिंगुलर आएगी या प्लूरल, ये डिसाइड कौन करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन आया किसके लिए। अब इसके लिए आपको बहुत सारी जगह पे एक रूल मिलेगा। हर टीचर ये कह देता है कि उसके जस्ट पहले जो नाउन आ रखा हो वही उसका एंटीसीडेंट होता है, और उसी के हिसाब से बेसिकली वर्ब आती है। तो वर्ब आती है, एंटीसीडेंट बोलते हैं उसको। जिस चीज को रिलेटिव प्रोनाउन रेफर करता है उसको उसका एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। लेकिन एंटीसीडेंट जरूरी नहीं है कि तुरंत पहले हो। अगर तुरंत पहले होता तो विच का एंटीसीडेंट क्या बनता? पेरेंट्स। क्या पेरेंट्स केयरफुली हिडन थे एक ओल्ड ड्रॉअर में? क्या ये कहना चाह रहा हूं भाई? अगर आप लोगों ने बहुत सारे लोगों की क्लासेस भी देखी होंगी और वहां पे ऐसे मिलता है, लोग रट्टा मरवा देते हैं कि मेरे को ना कई बार समझ भी नहीं आता कि ऐसा कर कैसे लेते हैं लोग, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, कि बच्चों से रटवा दें कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले एंटीसीडेंट आता है। वो गलत है, ऐसा नहीं है। हमें खुद, अरे हम स्टूडेंट्स को ना ये नहीं करना चाहिए कि अपनी नॉलेज को, अपने माइंड को लिमिट कर दें, बस इतना ही पढ़ना है। हमें सीखना है, समझना है, और अगर हम ज्यादा सीख जाएंगे तो हमें उल्टियां थोड़े ना हो जाएंगी। ज्यादा सीख जाएंगे तो हम बेहतर स्कोर कर पाएंगे, हम बेहतर इंसान बन पाएंगे, हम बेहतर तरीके से चीजें कर पाएंगे जीवन में। तो बस भाई, अब कैसे पता करें कि एंटीसीडेंट कौन सा है? सिंपल, बात को पढ़ो। अगर हमें इतनी तैयारी करनी है कि एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ के समझना है, बड़ा सा पैसेज, तो क्या हम एक लाइन का सेंटेंस पढ़ के मीनिंग नहीं निकाल सकते हैं?
हर टीचर आज की डेट में इस बात पर बड़ा आके फोकस करता है कि तुम्हें मीनिंग समझ आए कि ना आए, लेकिन तुम एरर मार्क कर दोगे। ऐसे एरर को मार्क करके चले भी कहां जाओगे, कॉम्प्रिहेंशन में फंस जाओगे। मेरा कहना है कि मीनिंग को समझो और तब एरर मार्क करो, तो उसमें क्या दिक्कत है, उल्टियां हो जाएंगी। भाई समझ जाओ ना, अगर आप एक सेंटेंस नहीं समझ सकते हो ना, तो मेरे भाई फिर एरर मार्क करके नंबर ले भी आए तो सिलेक्शन उससे भी नहीं होगा। इसीलिए मेरा कहना है कि ना, इंग्लिश की बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब चीजों को हम समझेंगे रेदर देन रटेंगे। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। तो जो मैंने तरीका बताया था सब्जेक्ट कैसे समझ आता है, विच वर हिडन इन एन ओल्ड ड्रॉर, तो ओल्ड ड्रॉर में क्या हिडन होगा, पेरेंट्स होंगे, द आंसर इज नो। लेटर होगा, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर लेटर की बात कर रहे हैं तो लेटर एक है या एक से ज्यादा, आप कहोगे सर एक है। अगर लेटर एक है तो विच का एंटीसीडेंट क्या होना, लेटर, तो इसके हिसाब से वर आएगा या वॉज आएगा, आप कहोगे सर वॉज आएगा। पेरेंट्स के हिसाब से मान लिया होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, आगे देखेंगे। तो वॉज आ गया, विच वॉज केयरफुली हिडन, जो कि केयरफुली छिपा हुआ था एक पुराने ड्रॉर में। फॉरगॉटन बाई टाइम, जो कि समय के साथ भूल गया था। एंड रीड्स, और उसको वो रीड करती है। देखो डिस्कवर एक वर्ब है, रीड दूसरी है, तो एंड से दो वर्ब को जोड़ा गया है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि दो वर्ब को जोड़ा गया है तो दूसरी तुरंत पास होनी चाहिए, जोड़ सकते हैं। एंड सी रीड्स लिख दो, या सी कॉमन सब्जेक्ट ले लिया, एंड रीड्स, और रीड क्या करती है, इट्स कॉन्टेंट्स, जो उसमें लिखा हुआ है उसको रीड करती है। विथ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है अ मिक्स, मिक्स यानी मिक्सचर सा। किस चीज का मिक्स था, सो क्यूरियोसिटी एंड नॉस्टैल्जिया। क्यूरियोसिटी यानी कि उसके अंदर की उत्सुकता, नॉस्टैल्जिया यानी कि पास्ट की मेमोरीज, पास्ट की यादें। तो आप आसानी से समझ पाए ना कि बात किस चीज की कर रहे हैं, यही समझना है आपको। तो बस यही है, वर्ब फॉर अ रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज पर इट्स एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट क्या है उसको आपको लॉजिकली समझना है, ना कि रट्टा मार के। देखो द गर्ल हु डांसेज या डांस, तो यहां तो गर्ल अकेली है, यही एंटीसीडेंट है, यही एंटीसीडेंट है, तो डांसेज आएगा ना कि डांस। दूसरा क्वेश्चन, द मशीन्स प्लूरल है, तो विच का एंटीसीडेंट यही है, तो इज नहीं आर आ जाएगा। द पीपल, पीपल कैसा होता है, प्लूरल होता है, प्लूरल होता है तो लिव्स नहीं लिव आ जाएगा। सी इज वन ऑफ दोज राइटर्स हु राइट विथ ऑनेस्टी, या हु राइट्स विथ ऑनेस्टी। अब कौन लिखता है ऑनेस्टी से, हमने कहा कि ये उन लेखकों में से है जो ऑनेस्टी से लिखते हैं। तो ऑनेस्टी से लिखने वाली बात सिर्फ सी के लिए है या सभी इन राइटर्स के लिए है, आप कहोगे राइटर्स के लिए। तो एंटीसीडेंट क्या बना, राइटर्स, तो राइटर्स बना तो राइट्स नहीं राइट आ जाएगा, प्लूरल। प्लेसेस लाइक लोधी कॉलोनी, स्थान जैसे कि लोधी कॉलोनी, विच एंटीसीडेंट है, आर मोस्टली क्राउडेड, जो कि मोस्टली क्राउडेड होते हैं। शुड बी अवॉइडेड इन द इवनिंग, इनको अवॉइड करना चाहिए इवनिंग में। अब देखो, अब हमें फिर से देखना है कि इसका एंटीसीडेंट, अगर देखो दो चीजें यहां पे, अगर एंटीसीडेंट आपका ये लोधी कॉलोनी बन गया तो आपका इज आ जाएगा, लेकिन अगर एंटीसीडेंट आपका बना प्लेसेस तो आपका आर आ जाएगा। अब कैसे पता चलेंगे लोधी कॉलोनी एंटीसीडेंट है या ये, आप खुद से पढ़ के देखिए एक बार सेंटेंस को कि लोधी कॉलोनी बनेगा या प्लेसेस बनेगा। विच डैश मोस्टली क्राउडेड, स्थान जो कि मोस्टली क्राउडेड होते हैं। क्या सिर्फ लोधी कॉलोनी है या जितने भी प्लेसेस जो मोस्टली क्राउडेड हैं, आप कहोगे जितने भी स्थान जो कि सामान्यतः क्राउडेड होते हैं, यानी कि ये बात सिर्फ लोधी कॉलोनी के लिए नहीं है, वो सभी स्थान जो कि क्राउडेड होते हैं। सो यू कैन इजीली से कि सर ये प्लेसेस आपका एंटीसीडेंट है, अगर एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो इज का नहीं आर का प्रयोग करेंगे। आप में से फिर बच्चे कहेंगे कि सर फिर ऐसा कब होता है कि एंटीसीडेंट को उसके जस्ट पास रखना जरूरी है। ऐसा सिर्फ तब होता है, मान लीजिए एक वर्ब है जिसके दो ऑब्जेक्ट हैं और फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग चीजें, ये तो सेम ही चीज है यार। प्लेसेस के लिए तो लाइक आया है, ये तो एक सिंगल फ्रेज है। सिंगल फ्रेज में तो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड आपका एंटीसीडेंट है। लेकिन अगर एक वर्ब है जिसके दो ऑब्जेक्ट है, यानी डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उन दोनों ऑब्जेक्ट में से जो एंटीसीडेंट बनेगा वो आपका बेसिकली रिलेटिव प्रोनाउन के पास आएगा। इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में जब हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तब अच्छे से कवर करेंगे कि एंटीसीडेंट कौन सा वाला बनता है, कब हमें चेंज करने की जरूरत है और कब नहीं। अभी के लिए ये समझो, सेंस देखो और कौन सा के लिए आया, तो प्लेसेस के लिए तो आर आ जाएगा, सिंपल। आ जाइए, प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आए, एसएससी सीजीएल 11/9/2024 को क्वेश्चन पूछा गया, इसका आंसर करेंगे। इट इज ही हु वर्क फॉर द कंपनी फॉर मोर देन अ डिकेड, इसका आंसर करेंगे।
जल्दी जल्दी। और भाई वीडियो को लाइक और शेयर, रुकना नहीं चाहिए। चलो भाई आ जाओ। देखो आप में से कुछ बच्चे क्या है ना, बिल्कुल देखते नहीं है, जस्ट रट्टा मारना है। बेटा जी मेरे से अगर पढ़ रहे हो ना तो रट्टा मारने वाली आदत छोड़ दीजिए, देखिएगा। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई मैं नहीं बना के लाया हूं। इट आपका सब्जेक्ट है, इट के हिसाब से इज एकदम सही है, बिल्कुल सही है। इट इज ही, ध्यान रखेंगे, इज एम आर वॉज वर के बाद नॉमिनेटिव के साथ है, सही है। इसका हु रिलेटिव प्रोनाउन है, एंटीसीडेंट कौन है, ही है, तो इसका मतलब है सिंगुलर है। सिंगुलर है तो आपने कहा कि वर्क्स आएगा, मैंने भी कह दिया जी वर्क्स आ जाएगा, ठीक है। फॉर प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द कंपनी, फॉर प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है मोर देन अ डिकेड। आप कहोगे फॉर प्लस पीरियड है, फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम जब आ जाता है तो आप कौन सा टेंस लगाते हो, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप कहोगे सर अगर फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है तो टेंस में हम ये पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, या हम आगे जाके पढ़ेंगे। ऐसे केस में या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसीलिए वर्क्स नहीं हमें लिखना चाहिए हु हैज वर्कड, परफेक्ट लगा दीजिए, या हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग। तो फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम तो या तो परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये चीजें ना आपको, अब आप क्या कर रहे हो, जस्ट जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको देख रहे हो। और मैं क्या करवाना चाह रहा हूं आप लोगों से कि बेटा सेंटेंस को देखो, छोड़ो ना जस्ट एक कॉन्सेप्ट को, पूरे सेंटेंस को देखो। पूरे सेंटेंस को देखोगे तो ही आप कर पाओगे चीजें, नहीं तो नहीं हो पाएंगी। देखो एक बार, देयर आर सम इंडियन हब्स, तो देखो आर सही है क्योंकि प्लूरल है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन आया किसके लिए, दैट पजेस अ रेंज ऑफ इंपोर्टेंट थेरापेटिक प्रॉपर्टीज। कौन सी चीज पजेस करती है, तो ये हब्स जो है, ये तो प्लूरल है। प्लूरल है तो अगर एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो पजेस आएगा ना कि पजेसेस। ऐसी कुछ इंडियन हब्स हैं जो कि पजेस करती हैं अ रेंज ऑफ, अ रेंज का मतलब है बहुत सारी, थेरापेटिक यानी थेरेपी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज उनकी। तो ये एमटीएस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सीजीएल मेंस 15/11/2020, क्रेज फॉर अ थिंग दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल। क्रेज सब्जेक्ट है, फॉर प्रेपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है अ थिंग, दैट आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, अ थिंग। तो आप आसानी से कह सकते हो आर नहीं, इज का प्रयोग करेंगे, इज नॉट इजीली अवेलेबल। तो इज नॉट इजीली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज अ कॉमन फिनोमिनन। फिनोमिनन आपकी सिंगुलर नाउन होती है, इसकी प्लूरल नाउन फिनोमिना होती है। नेक्स्ट देखेंगे, जेनत हैज अ पैट डॉग, जेनत का एक पैट डॉग है। हु आपका आ गया, देखो वैसे सामान्यतः एनिमल्स के लिए विच आता है, लेकिन जब हम पेट एनिमल्स होते हैं ना जो पालतू जानवर, उनके लिए हु भी लगा सकते हैं, विच ना लगा के। लेकिन है तो एक ही डॉग, अगर एक ही डॉग है तो इज का यूज करेंगे, इज वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है वो। नेक्स्ट देखेंगे अगला, प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड हंगर अराइजेस बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी दैट डिस्टॉर्ट फूड डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रॉब्लम सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, जिसका ऑब्जेक्ट है वर्ल्ड हंगर। अब क्योंकि प्रॉब्लम सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब आ गई अराइजेस। क्यों आती है, तो बिकॉज ऑफ आपका क्या प्रेपोजिशन आ गया, जिसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। कौन सी इकोनॉमिक इक्वालिटी, दैट डिस्टॉर्ट, जो कि डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट करने का मतलब है खराब करना। किस चीज को डिस्टॉर्ट करता है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इसका एंटीसीडेंट है क्या, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी अगर है तो ऐसे केस में हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, डिस्टॉर्ट्स आपका आ जाएगा, ना कि डिस्टॉर्ट, ठीक है। आगे देखेंगे, एवरीवन मस्ट पार्टिसिपेट, हर किसी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। किस चीज में मेरे भाई, इन प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है दिस सेशन। एज कंजंक्शन है, इसका ऑब्जेक्ट मतलब एज कंजंक्शन है, इट सब्जेक्ट है, इज उसके लिए वर्ब है। इट इज ऑन अ सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट पे है। दैट, दैट आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट क्या है, मतलब एंटीसीडेंट क्या है, अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब अफेक्ट्स आपकी एकदम सही है। अब तो अफेक्ट्स अगर सही है तो ये अफेक्ट गलत हो जाएगा, अफेक्टिंग आईएनजी गलत हो जाएगा। तो इफेक्ट इसलिए गलत है क्योंकि सामान्यतः ये नाउन होता है, हालांकि इफेक्ट आपका वर्ब भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब होता है टू कॉज, टू ब्रिंग अबाउट, ठीक है, टू कॉज टू हैपन। भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, पता नहीं अचानक से बच्चे कहाँ गए हैं। ये नहीं करना है आप लोगों को, जाना नहीं है, लास्ट तक बने रहना है। आगे देखेंगे,
ही वॉकड 5 माइल्स, वह 5 माइल वॉक करता था, विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस। अभी आपको बताया था कि अगर ये अ ग्रेट डिस्टेंस बता दिया है तो विच आया है या कुछ भी आया है, तो 5 माइल्स एंटीसीडेंट है, और जो कि अपने आप में क्या है, एक डिस्टेंस है। अगर एक डिस्टेंस है तो इज का यूज करेंगे, ना कि आर का। ये सीडीएस 2009 का क्वेश्चन है। अगला, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनैलिटी हु डाउट्स। अब देखो ये भी सीडीएस का क्वेश्चन है, समझना मेरे भाई, 2012 का। तो देयर से सेंटेंस शुरू हुआ, आर आपकी वर्ब आ गई। वर्ब आर प्लूरल इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट आपका ए नंबर ऑफ पीपल, ए नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब आती है, ठीक है। ऑफ प्रेपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एवरी क्लास, प्रत्येक क्लास, एंड नेशनैलिटी, और हर नेशनैलिटी का। हु आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसका एंटीसीडेंट क्या है, अगर आप लोग जिस लॉजिक से पढ़ते आए उससे तो नेशनैलिटी बन जाएगा, लेकिन ना, नेशनैलिटी नहीं है, इसका एंटीसीडेंट है पीपल। पीपल हु डाउट, भाई नेशनैलिटी ट्रुथ को डाउट करती है या लोग डाउट करते हैं? आप ऑब्वियस सी बात है लोग डाउट करेंगे, तो हु डाउट्स, कौन डाउट करता है, आप कहोगे पीपल। अगर पीपल इसका एंटीसीडेंट है तो जो कि प्लूरल है, प्लूरल है तो डाउट्स नहीं, डाउट आ जाएगा। हु डाउट द ट्रुथ, किसका ट्रुथ, ऑफ हिज स्टेटमेंट, उसके स्टेटमेंट का। कौन से पार्ट में एरर है, शी पार्ट में। तो देखो दूर दूर भी हो सकता है। ये एक क्वेश्चन और है जो कि आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये सीजीएल का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, कल इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका होमवर्क है, ये अलग से मैंने ऐड करा है आप लोगों के लिए, तो ये भी होमवर्क है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना, इसका कल क्लास के शुरुआत में आंसर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगला आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है भाई, एनीवन बट यू आर सपोज टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। भाई ध्यान देंगे, एनीवन आपका क्या है, आप कहोगे सर सब्जेक्ट है। बट आपका क्या है, आप कहोगे सर ये प्रीपोजिशन होता है, ध्यान देंगे, बट आपका प्रीपोजिशन है यहाँ पे। यू आपका क्या है, तो आप कहोगे सर इस बट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आर आपकी क्या है, तो आप कहोगे सर वर्ब है। तो सब्जेक्ट क्या था, एनीवन, तो एनीवन अगर सब्जेक्ट था तो इज का यूज करेंगे, ना कि आर का। इज सपोज्ड टू, यानी इज सपोज्ड टू का मतलब होता है शुड, तो एनीवन बट यू शुड बी कंसीडर्ड, आपको कंसीडर किया जाना चाहिए, किसके लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन। प्रेसिडेंट के पहले भी द आना चाहिए, यहां पे ध्यान रखेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, ठीक है। तो इज आ जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है मेरे भाई, अगर ऐसे फ्रेजेज आ जाए, एवरीथिंग हो या एनीथिंग हो, एनीवन हो या एवरीवन हो, इसके बाद बट आ जाए, तो यहाँ पे बट का ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब आपकी हमेशा कैसी आती है, सिंगुलर आती है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, और कैच क्या है, ये नथिंग, नथिंग बट आए या नन बट आए, ऐसे केस में थोड़ा सा कैच आ जाता है। क्यों, जब आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलते हो तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आप पाओगे कि नथिंग बट हो या नन बट हो, उसका मीनिंग आता है ओनली। यानी कि अगर आपने लिखा नथिंग बट या आपने लिखा नन बट, इसका एग्जैक्ट जो मीनिंग आता है ना, वो आता है ओनली। अगर आप इस मीनिंग से जाते हो और इस क्वेश्चन को देखें, नथिंग बट बुक्स वॉज या वर हेल्पफुल, तो जैसे ही आप देखोगे नथिंग बट को अगर मैं ओनली लिख देता हूं, तो ओनली बुक्स, तो आप कहोगे सर हेल्पफुल क्या है, बुक्स है या कुछ नहीं है, आप कहोगे बुक्स है। यहां पे देखना, समझना मेरे भाई, रिवील्स ऑल आवर सीक्रेट्स, सीक्रेट्स को रिवील कौन कर रहा है, एनीवन या सी। यहां पे बट का मीनिंग होता है एक्सेप्ट, EXCEPT, को छोड़कर। तो अल्टीमेटली रिवील कौन कर रहा है, आप कहोगे सर इसको छोड़कर सब, तो ये तो नहीं कर रहा है। अगर ये नहीं कर रहा है तो सब्जेक्ट अल्टीमेटली क्या है, ये है। इसका मतलब है कि ऐसे केस में ये आपका बेसिकली एनीवन सब्जेक्ट है, रिवील वर्ब है। और अगर एनीवन सब्जेक्ट है तो बट आपका क्या है, प्रीपोजिशन। अगर ये प्रीपोजिशन है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा, इसीलिए हर लिखेंगे, ना कि सी, ठीक बात है। अब दूसरा पार्ट देखो, नथिंग बट बुक्स, अल्टीमेटली हेल्पफुल क्या है, व्हाट वाज हेल्पफुल या व्हाट वर हेल्पफुल, कुछ हेल्पफुल नहीं था या बुक्स थी। अल्टीमेटली हम कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ हेल्पफुल नहीं था, या हम ये कहना चाहते हैं कि बुक्स हेल्पफुल थी। आप कहना तो ये चाह रहे हो ना कि बुक्स हेल्पफुल थी, इसीलिए अगर नथिंग बट का मतलब आपने ओनली बना लिया तो ऐसे केस में बुक सब्जेक्ट है और वर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सामान्यतः नथिंग बट का मतलब ओनली होता है, और इसके बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट, चाहे नथिंग बट हो चाहे नन बट हो, इसीलिए यहां पे वर आ जाएगा। लेकिन अब अगर आप कहते हो कि जी हम तो स्ट्रिक्ट ग्रामेरियन है, तो नथिंग को आप सब्जेक्ट मानेंगे, बट को आप प्रीपोजिशन मानेंगे, इसके बाद में इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे, और आप कहोगे कि बहुत सही है। तो ये ना जस्ट एक स्टाइल का डिफरेंस है,
बाकी सामान्यतः नथिंग बट का मतलब ओनली आता है, और अगर इसका मतलब ओनली है तो ये आपका सब्जेक्ट है, इसीलिए वर का प्रयोग करेंगे ना कि वॉच का। ऐसे ही सेम नन बट का मीनिंग क्या आ गया, ओनली। द ब्रेव क्या है, द प्लस एडजेक्टिव जब भी आता है भाई ध्यान देंगे, द प्लस एडजेक्टिव बराबर प्लूरल नाउन के तरीके से काम करता है, जैसे कि ये अपने आप में प्लूरल नाउन हो, ठीक है। तो नन बट द ब्रेव, डिजर्व्स आएगा या डिजर्व, तो ऑब्वियस सी बात है, द ब्रेव यानी कि ब्रेव पीपल, द रिच यानी कि रिच पीपल, द पुअर यानी कि पुअर पीपल, तो प्लूरल का काम कर रहा है तो डिजर्व्स नहीं, क्या आना चाहिए, डिजर्व आना चाहिए। अब यहां पे भी सेम कैच है, अगर आप ये कहते हो कि नन सब्जेक्ट है बट प्रीपोजिशन है, द ब्रेव उसका ऑब्जेक्ट है, तो बात वहीं पे बिगड़ जाती है। जस्ट एक स्टाइल का डिफरेंस है, अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन इस पर हो सकते हैं। एनीथिंग बट कार्ड, इसको ना कार्ड्स कर लेना। अब देखो एनीथिंग आपका सब्जेक्ट है, बट आपका प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है कार्ड्स, तो आर का नहीं इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एनीथिंग के हिसाब से वर्ब आएगी। लेकिन अगर नन आ गया तो नन बट दे, ध्यान देंगे एनीवन बट था तो हर लिखना पड़ा, लेकिन नन बट है तो दे से काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि नन बट का मतलब ओनली, तो ये बना आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है तो दे चलेगा, और यहां पे हमें वर लगाना पड़ेगा ना कि वॉच। तो भाई ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नथिंग वाला, हालांकि इट इज नेवर आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स, है ना, हमारे एग्जाम में इसको हाल फिलहाल में नहीं पूछा गया है, ठीक है, हाल फिलहाल में नहीं पूछा गया हमारे एग्जाम्स में। पहले का मीनिंग क्या होगा, उसको छोड़कर सभी रिवील करते हैं हमारे सीक्रेट्स। आ जाओ भाई, लास्ट कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, और ये कॉन्सेप्ट ये है, देखेंगे एक बार फटाफट से, ठीक है, थोड़ा सा और रह रहा है तो बियर विथ मी, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। देखो द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, अब आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, तो ऐसे केस में अगर उनका यूनिफाइड सेंस आता है तो वो सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर उन दोनों का सेंस प्लूरल आता है तो वो प्लूरल वर्ब लेती हैं। अगर उनके साथ ईच या एवरी आ जाए तो वर्ब सिंगुलर आता है। दो नाउन को एंड से जोड़ा है, ध्यान रखना अगर दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल होता है तो सेंस प्लूरल बनता है, अगर दोनों के साथ सिर्फ एक आर्टिकल होता है तो सेंस बनता है आपका सिंगुलर। अब देखो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये दोनों एक व्यक्ति हो सकते हैं, खूब हो सकते हैं धूमधाम से, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अगर आर्टिकल हमने एक बार लगाया है तो हम ये मान के चलेंगे कि ये वन पर्सन है, अभी तक तो यही मान के चल रहा है भाई, ये वन पर्सन है, तो ऑफ प्रीपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है द मूवी। मूवी कौन सी मूवी, सेट टू बी रिलीज्ड, जो कि रिलीज होने वाली है, जो कि रिलीज होने वाली है कब, नेक्स्ट मंथ। कहां पर रिलीज होगी, अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में। हैज बीन, अब अगर दो लोग हैं तो उसके लिए मतलब अगर वन पर्सन है तो हैज आपका करेक्ट है, बीन आ गया। इन कंट्रोवर्सी, वो कंट्रोवर्सी में है। लेटली, लेटली यानी कि हाल फिलहाल में। एंड देयर कमेंट्स, अब अगर एक व्यक्ति की बात है तो देयर कमेंट्स लिखना चाहिए या हिज कमेंट्स लिखना चाहिए, आप बताओ। आप कहोगे सर अगर एक व्यक्ति की बात है तो हिज कमेंट्स लिखेंगे ना कि देयर कमेंट्स। अगर ये दो व्यक्ति होते तो यहां आर्टिकल लगाना पड़ता और यहां पे हैव करना, दो जगह करेक्शन करने से बेहतर है कि एक ही जगह। और किसके बारे में थे, अबाउट रिलीजियंस हैव कॉज्ड अ वॉक, ठीक है। तो ध्यान देंगे एंड कंजंक्शन था, कमेंट्स आपका क्या है, सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आ जाएगी हैव, क्योंकि ये प्लूरल है तो हैव आपका सही है। कॉज्ड अ वॉक का मतलब है एकदम उथल पुथल मचा दी है। अब इस पे कुछ देखो, ये थ्योरी आपके सामने है। नाउन एंड नाउन, नाउन वन नाउन टू, अगर यूनिफाइड सेंस है तो ऐसे केस में सिंगुलर वर्ब। नाउन वन एंड नाउन टू अगर सेंस आपका कैसा है, नॉन यूनिफाइड है तो प्लूरल वर्ब। ऐसे फ्रेजेस जिनमें यूनिफाइड सेंस होता है, जैसे ब्रेड एंड बटर, इसका सेंस यूनिफाइड होता है। राइस एंड करी यूनिफाइड सेंस होता है। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी, यूनिफाइड सेंस होता है। हैमर एंड सिकल जो कम्युनिज्म का सिंबल होता है, यूनिफाइड सेंस है। सम एंड सब्सटेंस यूनिफाइड सेंस है, किसी चीज का बेसिकली निचोड़ एक तरीके से। एज एंड एक्सपीरियंस ये भी यूनिफाइड सेंस देता है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग ये भी यूनिफाइड सेंस देता है। ऑनर एंड ग्लोरी ये भी यूनिफाइड सेंस देता है। स्लो एंड स्टडी, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब आपके क्या है, यूनिफाइड यानी सिंगल सेंस देते हैं। अगर कहीं ऐसा हो कि द हो नाउन वन और नाउन टू, यानी आर्टिकल एक बार तो सिंगुलर वर्ब, अगर आर्टिकल दो बार आ जाए तो आपकी प्लूरल वर्ब।
अगर नाउन 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, कुछ भी, अगर इसके साथ ईच आ जाए, एवरी आ जाए या नो आ जाए, तो ऐसे केस में आपकी सिंगुलर वर्ब आती है, ना कि प्लूरल। नो के साथ में भी ध्यान रख लेंगे, नो के साथ में हो सकता है सिंगुलर नाउन आ जाए, ठीक है। नो के साथ में हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, ठीक है, अनकाउंटेबल आ जाए। नो के साथ में हो सकता है प्लूरल नाउन आ जाए, हर कुछ आ सकता है। अगर नो के साथ में नाउन कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। लेकिन नो के साथ में सिंगुलर या अनकाउंटेबल है, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो नो के साथ अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, अगर नो के साथ सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। एक बार ये एग्जांपल्स है, इनको देखेंगे जल्दी जल्दी। भाई देखो, आपके एक कॉमन सा एग्जांपल है जो हर जगह आपको देखेगा, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन या वेट फॉर नन, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई। भाई टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन और वेट फॉर नन। अब आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, क्या ध्यान रखना है, टाइम एंड टाइड ये अपने आप में एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है बेसिकली ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर ये अलग अलग चीजें हैं तो सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब आती है, वेट आ जाएगा। स्लो एंड स्टडी, वो व्यक्ति जो स्लो भी है या और स्टडी भी है, दो अलग अलग व्यक्ति नहीं, एक ही व्यक्ति जो स्लो भी है और स्टडी भी है। तो सेंस कैसा बना, यूनिफाइड, यूनिफाइड है तो सिंगुलर वर्ब में आ जाएगी, प्रिंस आ जाएगा। 2 and 2 इज 4 या आर 4। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इन सबको देख लेते हैं पहले। 2 and 2, 2 और 2, 2 and 2 मेक 4 होता है, ना कि मेक्स 4, क्योंकि ये दो चीजें मिलके आपका 4 बना रही हैं। दो चीजें होंगी तभी तो 4 बन रहा है, एक चीज से कैसे बन जाएगा, ऐसे ही। 2 2s, 2 2s यानी कि 2 2, तो 2 2s आर 4 होता है, ना कि एज। हम तो कहते हैं ना, जो आप जब टेबल पढ़ते हैं ना, 2 2 जा 4, 2 3 जा, वो जा नहीं होता है, 2 2s आर, तो 2 2s आर 4 होता है, जिसको लोगों ने गाने की तरह बना दिया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा, 2 4 जा नहीं होता है, 2 4s आर, 2 4s आर 8, 2 5s आर 12, इस तरीके से। तो जा नहीं होता है, वो आर होता है, ठीक है। तो यहां पे आर आ जाएगा। अब देखो 2 + 2, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, ठीक है, ये दोनों ही वर्क करते हैं किसका, आप कहोगे सर प्रीपोजिशन का। अगर ये वर्क करते हैं किसका, प्रीपोजिशन का, तो यहां देखोगे 2 आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट जो कि 1 नंबर है, प्लस आपका प्रीपोजिशन है, और ये वाला 2 क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट है तो ये तो एक सिंगल नंबर है, सिंगल नंबर है तो इज का प्रयोग करेंगे, ना कि आर का। तो 2 + 2 इज 4 होता है, ना कि आर 4, ठीक है। तो 2 + 2 इज 4 होगा, आर 4 नहीं होगा। तो यहां पे बड़ा अलग है। अब यहां पे आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब भाई देखो, अगर हम इसको सिंपल ऐसे देख रहे हैं कि 2 और 2 यानी कि दो चीजें हैं, तो दोनों चीजों को अलग अलग अगर देख रहे हैं, अगर सेंटेंस इतना ही है तो यहां पे आर बेटर होता है आपका। लेकिन अगर मैं इसको ना ऐसे समझ रहा हूं, द एडिशन ऑफ 2 and 2, तो वहां पे सब्जेक्ट एडिशन हो जाएगा, तो द एडिशन ऑफ 2 and 2 इज 4। अप टू यू, बेटर आंसर है यहाँ पे आर, बाकी इज भी चल जाता है इनफॉर्मल इंग्लिश में। बेटर आंसर इज आर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था अपने आप में एक चीज है, तो यहां पे आर नहीं इज का यूज करेंगे। द हैमर एंड सिकल, अब हैमर एंड सिकल एक सिंबल है, तो ऐसे केस में क्राउन्स द मोमेंट डाउनटाउन होगा, तो क्राउन्स आपका एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। द हैमर एंड सिकल, इसका मतलब है सिंबल ऑफ कम्युनिज्म, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर, ये 2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं, मतलब 4-5 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। माई एल्डर ब्रदर एंड मेंटर। अब देखो, अगर माई को एक ही जगह लिखा है तो हम मान के चलेंगे कि ये दोनों आदमी एक हैं। अगर एक हैं तो आर का नहीं इज का यूज करेंगे। माई एल्डर ब्रदर एंड माई मेंटर, दोनों जगह पे माई लिखा हुआ है, दोनों जगह पे माई लिखा हुआ है, तो मान के चलेंगे कि ये 2 लोग हैं, प्लूरल है। ईच अगर आ गया तो बॉय एंड गर्ल आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, ना कि प्लूरल। ईच या एवरी आ गया तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। ऐसे ही एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर, अगर एवरी लिख दिया तो सर सिंगुलर वर्ब आएगी, ना कि प्लूरल।
ऐसे ही नो बॉय एंड नो गर्ल, अगर नो लिख दिया तो इसका मतलब है सिंगुलर वर्ब आएगी ना कि प्लूरल। ठीक है भाई, इस पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर कुछ एग्जांपल्स भी हैं, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट से, फिर आगे बढ़ जाएंगे और खत्म कर देंगे क्लास, मतलब है ना। तो द फेमस ऑथर एंड एक्टर, अब देखो आर्टिकल कितनी जगह, एक ही जगह। तो द फेमस एंड ऑथर मतलब द फेमस ऑथर एंड एक्टर, इसका मतलब है एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है, तो आर का नहीं, किसका यूज करेंगे, इज का, इसका यूज करेंगे इज का। ठीक है, तो बीइंग ऑनर्ड एट अ फंक्शन, सीजीएल में आया हुआ है 2020 में। द पोएट एंड द ऑथर, अब जैसे ही देखा आपने कि ये तो दोनों जगह आर्टिकल है, अगर दो जगह आर्टिकल है यानी मल्टीपल आर्टिकल होने पे वो दो व्यक्ति हो जाते हैं, तो इज का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, आर का। मैं फिर कह रहा हूं आपको चेंजेस इधर नहीं करने, वर्ब में चेंज करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट एवरी सोल्जर एंड एवरी ऑफिसर, अब ये मेंस का क्वेश्चन है 2022 का, तो 2000 ये सोल्जर ऑफिसर, लेकिन एवरी आ गया ना, तो फिर वॉज आपका सही है। अगर वॉज सही है तो यहाँ पे देयर की जगह पे क्या आना चाहिए, इसका प्रयोग करेंगे ना कि देयर का, क्योंकि अगर वर्ब सिंगुलर है तो आगे पॉजेसिव केस भी सिंगुलर आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो भाई एक चीज और बस लास्ट में ऐड कर देता हूं कि कौन सी चीजें हैं जो हम अलग चैप्टर में कवर करेंगे। कुछ चीजें ऐसी जो आपको लगेगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हैं, लेकिन मैं जनरली दूसरे चैप्टर में कवर करता हूं। तो देखो कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ईच एवरी के, कि ईच एवरी के साथ सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, बोथ के, ऑल के, हाफ के, फ्यू के, लिटिल के, ये सब कॉन्सेप्ट डिटर्मिनर चैप्टर में होंगे, जो कि हम कल पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास हमारी, है ना। द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन होता है, ये बात हम आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे, वैसे मैंने आज बता दी है लेकिन इसको और डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसे नाउन जो प्लूरल दिखते हैं लेकिन सिंगुलर होते हैं, नाउन चैप्टर। ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन एक्चुअल में प्लूरल होते हैं, नाउन चैप्टर। ऐसे नाउन जो हमेशा प्लूरल रहते हैं, नाउन चैप्टर। ऐसे नाउन जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं या हमेशा अनकाउंटेबल रहते हैं, नाउन चैप्टर। एक होता है आपका नाउन इन अपोजिशन, एक नाउन के आगे कॉमा लगा के उसके बारे में और जानकारी दी गई होती है, नाउन इन अपोजिशन, इसको भी नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। और कलेक्टिव नाउन, कि जब कमिटी या जूरी यूनिट है तो सिंगुलर वर्ब, यूनिट नहीं है तो प्लूरल वर्ब, ये भी हम नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये कुछ जो चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अगला चैप्टर कल से स्टार्ट होगा जो कि डिटर्मिनर है, और संभावना यह है कि एक ही क्लास के अंदर उसको हम कंप्लीट भी कर लेंगे। इसके बाद में अगला चैप्टर हमारा नाउन का होगा, जो कि मंडे से स्टार्ट होगा। सैटरडे को मैराथन होगी वोकैबुलरी की, सैटरडे को मैराथन होगी वोकैबुलरी की। बाकी अगर आप लोगों को पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे भाई वीओडी बैच जरूर चेकआउट करें। सिर्फ 699 रुपए के फीस में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच मिलता है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच मिलता है। और इस बैच में आपको सब कुछ अपडेटेड मिलता है, बेहतरीन कंटेंट मिलता है। तो आप जरूर एक बार चेकआउट करें आरजी विक्रमजीत ऐप पे इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। बाकी मेरे भाई आप चाहें तो लाइव बैच भी देख सकते हैं। लाइव बैच हमारा अभी नया भी आने वाला है, 1-2 दिन के अंदर ही, 999 रुपए में 2 साल की वैलिडिटी होती है। कॉम्बो बैच काफी सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि आपको चारों सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 2699 में मिल जाते हैं, तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी भाई बुक्स संजीवनी, इसके अलावा आपकी इंग्लिश रामबाण, दोनों बुक्स बहुत अच्छी हैं। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश वाली वीडियो जरूर देख लें। साथ ही साथ में अगर प्रैक्टिस आपको एक्स्ट्रा करनी है मिसलेनियस, तो 36 सेट की मैंने जो वीडियो डाली थी आपकी एसएससी सीजीएल के 36 सेट, वो भी देख सकते हैं आप, उसमें आपको काफी प्रैक्टिस मिल जाएगी। बाकी आप भाई कॉन्सेप्ट्स को डेली रिवाइज करने के लिए फॉर्मूला बुक मंगा सकते हैं, और सीजीएल 2024 की बुक से प्रैक्टिस करनी है तो आप सीजीएल वॉरियर किताब मंगा सकते हैं। 2024 के क्वेश्चन सेकंड एडिशन में ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, पुराना जो था वो तो है ही, 24 के एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो बाकी मेरे भाई इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं इस आईडी से। सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स हो गए, या आपके प्रैक्टिस सीट्स हो गई, या क्लास के नोट्स हो गए, ये सब आपको प्रशांत सोलंकी इंग्लिश टेलीग्राम चैनल और रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, इसके अलावा अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है, तो यहाँ आप जुड़ सकते हैं। बाकी भाई क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर देके जाना है आप लोगों को, बिना फीडबैक के मजा नहीं आएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आपको क्लास कैसी लगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।